ओके, सो आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स की तरफ, जिससे और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। अब अपन करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज, जो इस चैप्टर के काफी मेजर हॉट टॉपिक है, जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं उनमें से आ जाता है अपना किरचॉफ्स लॉज। तो सबसे पहले अपन किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, तो अपन पहला लॉ देख लेते हैं। पहला लॉ होता है किरचॉफ्स का, मतलब जो वो नहीं होता जंक्शन पे बेस्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स का, फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स स्पेलिंग देखना ना, जंक्शन लॉ। इस लॉ में बताया था एट अ जंक्शन नेट करेंट is 0, that is I incoming, that is at junction, मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है, पहले लिख लूं, I incoming is equal to I outgoing। अब ध्यान समझना, जंक्शन लॉ हमारा कुछ ये कहता है, कोई जंक्शन जब होता है, अपन ने पढ़ा है काफी क्वेश्चन में भी अपन ने यूज किया कि जंक्शन आएगा तो करंट उसमें डिवाइड हो जाएगा, इस सारी बातें पढ़ी थी, ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारा एक जंक्शन है, इसको नोड भी कहते हैं, जंक्शन भी कहते हैं, ठीक। यहाँ से मेरा I1 करंट आया और ये जंक्शन पे मान लो ये तीन जगह डिवाइड हो रहा है, तो तीन जगह तीनों टाइम करंट अलग जाएगा, तीनों जगह पे। इधर I2 चला गया, मान लो यहाँ पे I करंट आ रहा है, तो यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया, यहाँ I3 चला गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो I इनकमिंग शुड बी इक्वल टू I आउटगोइंग, यानी इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे, जिसको अगर मैं J कह दूं, तो इस पॉइंट पे कोई करंट बचना नहीं चाहिए, जितना आया इस पॉइंट पे उतना ही चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो I इनकमिंग यानी आया कितना I, गया कितना I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बराबर होना चाहिए। और वैसे भी यार जितना आएगा उतना ही पूरा का पूरा जाएगा भी ना, करंट ऐसे लॉस थोड़ी ना हो जाएगा। और जब इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। भाई एक तरह से करंट है ना, पर्टिकुलर टाइम आया तो आई जैसे है ना पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आई इंटू टी। तो आप समझ सकते हो कि जितना चार्ज यहाँ से पर यूनिट टाइम आएगा, क्योंकि करंट है, सिंस ये करंट है तो आप कह सकते हो ना कि आई करंट पर यूनिट टाइम आया तो I1, I2, I3 भी पर यूनिट टाइम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। जैसे समझ लो, इसको वैसे समझ सकते हो, I करंट आया तो I को वैसे लिख सकते हो, भाई I करंट आया होगा तो मान लो Q चार्ज आया होगा इन टाइम t, ठीक है। फिर I1, I2, I3 को कैसे लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐसे लिख सकते हो, Q1 चार्ज आया होगा इन टाइम t प्लस Q2 चार्ज आया होगा इन टाइम t प्लस Q3 चार्ज आया होगा इन टाइम t। मतलब हम समझ सकते हैं यार, देखो ना, अगर समय आप देखो तो अगर t समय पे Q बाई टी टाइम पे I वाला करंट आया होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि Q1 बाई टी, Q2 बाई टी पर यूनिट टाइम। देखो चार्ज क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये करंट अगर ये यहाँ पे ये करंट के कारण कुछ Q चार्ज टी टाइम में फ्लो करा होगा तो उतना ही टाइम यहाँ पे लेते हैं Q1। अगर Q1 चार्ज है वो भी टी टाइम में जाएगा, Q2 चार्ज वो भी टी टाइम में जाएगा, मतलब हम एक पर यूनिट टाइम सबका सेम लेके चलते हैं, समझ लो। तो यहाँ से जो Q1 चार्ज जाएगा पर यूनिट टाइम टी जाएगा, वो भी Q2 चार्ज जाएगा वो भी पर यूनिट टाइम टी ही जाएगा, Q3 चार्ज जाएगा वो भी पर यूनिट टाइम टी ही जाएगा। और फिर इसको आप समझ सकते हो ना, ये तो आपकी इक्वेशन है, इसकी जगह लिख लो Q बाई टी, Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी कॉमन लेके आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जब ये कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बेस्ड हो, जितने भी यहाँ पे हो सारे चार्जेस का सम मतलब आने वाले चार्ज के बराबर होता है, टोटल चार्ज आएगा उतना ही चला भी जाएगा। तो ये देख लो आप एक बार, समझ लो। मतलब अगर ये चार्ज Q चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ होगा तो ये Q1, Q2, Q3 पे जो जाते जाते फ्लो हो रहे हैं, भाई जा रहे हैं मतलब फ्लो ही तो हो रहे हैं, तो वो भी 1 सेकंड का, मतलब समझ लो वो टी टाइम इंटरवल हमको सबको सेम लेके चलना है कि हम एक जनरल एक पर यूनिट टाइम की बात करते हैं जो सबके लिए सेम हो, ठीक। तो मतलब अगर ये टी टाइम में आया होगा तो टी टाइम में उसी इंस्टेंट पे, उसी टी टाइम साथ में, जैसे ये टी साथ में चला, टी टाइम तो साथ में काउंट होगा और ये तीनों करंट भी साथ में ही जा रहे हैं ना एक साथ, तो तीनों का टाइम एक साथ टी पूरा हुआ होगा और ये टी में आया होगा, समझ लो। तो टी टाइम जितना में इंटरवल होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो ये आपकी सब ये बात हो गई। तो जंक्शन पे तो नेट करंट जीरो कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब ये आई वाली इक्वेशन फिर से देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 को वहां ले जाओ,
तो ये ऐसा लिख सकते हो आई माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3, जीरो आ गया। ये अपन ने जंक्शन पे लिखा था, और नहीं सॉरी जंक्शन पे नहीं लिखा था, हाँ एक जंक्शन लिखा था। जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही चला भी जाएगा, ये जंक्शन के लिए लिखा था। और ये इक्वेशन भी तो जंक्शन के लिए ही हुई, क्योंकि अगर ये इक्वेशन जंक्शन के लिए थी मैंने तो बस उसको ट्रांसपोज ही किया है, तो ये भी जंक्शन के लिए हो गई। और जंक्शन पे आप देख रहे हो जितना आने वाला है जितना जाने वाला है उन दोनों का सब्सट्रैक्शन जीरो है, मतलब नेट करंट जंक्शन पे जीरो होता है। तो ये हो गया जंक्शन लॉ। इसमें मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, फिर अपन चलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की तरफ, या लूप लॉ भी कहते हैं जिसको, अगले लॉ की तरफ। ठीक, इसको करंट लॉ भी कह सकते हो आप, किरचॉफ्स करंट लॉ। अपन एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इससे एमसीक्यू काफी बन सकते हैं आपके। मैं यहाँ से जंक्शन में इतना के करंट चला जाएगा, यहाँ से वो पूछ सकते कितना करंट होगा। दिखाता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एक करंट यहाँ पे फाइंड करना होगा, कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा बनाया हुआ है, ठीक। अब ऐसा आपको फिगर देंगे और पूछेंगे ये वाला करंट बता दो। यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनना, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। 5 एम्पियर करंट आया, ठीक, यहाँ से 5 एम्पियर करंट और आ गया, ये 5 एम्पियर करंट और आ गया। फिर और क्या दिया हुआ है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यानी इस जंक्शन पे 3 एम्पियर आ रहा है, इस पे 5 आ रहा है, इस पे 5 आ रहा है, ठीक, ये कह रहे हैं वो। फिर ओके, और क्या दे रखा है, हाँ, अब इससे आपको क्या निकालना है, फाइंड करंट आई, और आई करंट आपको ये करंट निकालना है, ठीक है, आई, ठीक है। अब यहां से अगर 5 एम्पियर और भी कुछ दे रखा है यार, एक बार चेक कर लेता हूं, ये भी दे रखा है आपको, यहां से 8 एम्पियर जाना है। और क्या दे रखा है, वो क्या, यहाँ पे करंट काफी सारे होते हैं, तो ध्यान से लिखना हो तो गलती ना हो, ठीक। अब देखो, अब आपको निकालना है ये वाला आई करंट, चलो भाई निकाल लेते हैं। अब आप ध्यान से देखना, 5 एम्पियर और 8 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, जंक्शन पे मीट होंगे, 5 और 8 मिलके 13 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। और 13 तो यहाँ से आ रहा था, 3 और यहाँ से आ गया, 13 और 3 मिल करके 16 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ओके। सो 8 एम्पियर अगर यहाँ से चला गया, ओके, तो यहाँ से 13 एम्पियर अगर गया ना, और यहाँ से 5 एम्पियर आया, और 5 एम्पियर आया, इधर से 3 चला गया, तो आई आपको यहाँ से कितना जाएगा वो निकालना है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, सही कर रहे हैं, 3 15, ओ सॉरी ये 15 एम्पियर है ना, देखो यार मैं वही सोचूं, गलती हो जाती है यार, 15 ये, ठीक है, ये 15 एम्पियर है, अब सही होगा ना। 15 और 8 कितना, 23 एम्पियर, अब आएगा सही आंसर, 23 एम्पियर हो गया। 23 और 3 26 एम्पियर यहाँ से चला गया, 26 एम्पियर यहाँ से चला गया, ठीक है ना। तो 23 अगर यहाँ से जा रहा है, 26 अगर यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से आई तो यहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है, और 5 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो ना, अगर 5 है और यहाँ से 8 जा रहा है, अब इस जंक्शन पे तो आया 5, लेकिन जा 8 कैसे रहा है, 3 एम्पियर इसको मिला होगा इधर से, जब भी कोई 5 और 3 8 मिलके यहाँ से ऊपर 8 निकला होगा, ठीक, तो बस इसको यहाँ से 3 मिला होगा। 3 कैसे मिला होगा, ये 26 एम्पियर आया होगा, 26 में 3 यहाँ दे दिया होगा, और 26 में तो 3 यहाँ चला गया होगा, बच्चा 23 यहाँ नीचे चला गया होगा, ठीक, ठीक है भाई। देखो 15 एम्पियर करंट तो यहाँ से आ रहा है, और 8 यहाँ से आ रहा है, 23 एम्पियर हो गया, 3 यहाँ से आया, 26 एम्पियर हो गया। अब जरूर यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, ऊपर 8 जा रहा है, तो जरूर यहाँ से 3 मिल रहा होगा। 3 कौन दे रहा होगा, 26 में 3 दिया, 23 नीचे निकल गया, ये आंसर आ गया, देख लो एक बार। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब वो जो अपना टॉपिक है ना यार, वो उसमें इक्वेशंस काफी बनेगी, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, तो ध्यान समझना, ठीक। देख लेते हैं जल्दी से, देखिए अच्छे समझेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये एक लूप के लिए होता है, पूरा एक लूप के लिए लॉ बताया गया है कि भाई एक लूप में ना नेट पोटेंशियल 0 होता है, यानी जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उतना ही पोटेंशियल गेन होता है। अभी आपको नहीं है, आपको समझ में, आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो भाई, जैसे आपके पास कोई एक सर्किट हो गया, ठीक, अब उस सर्किट में जितना ही पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा ना, उतना ही पोटेंशियल गेन भी हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल किसी भी सर्किट में 0 हो जाता है। मैं आपको उसको एक क्वेश्चन से कराता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है सिर्फ क्वेश्चन समझ में आने वाला है,
ठीक है। हाँ, मैं आपके लिए थोड़ा रीड भी कर देता हूँ। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन द अमाउंट, हाँ देखो वही लिखा हुआ है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। मैं आपको उसका रीजन बताऊं, जितना यहाँ पे पोटेंशियल ना एक तरह की एनर्जी हो गई है ना, पोटेंशियल यानी जो बैटरी पोटेंशियल, समझ रहे हो मतलब ग्राफ में, सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, जो सर्किट में पोटेंशियल होता है अपना, जिसके कारण पूरा सर्किट चल पाता है, जिसमें करंट दौड़ता है, तो वो अगर गिरेगा ना तो उतना को उतना उठेगा भी, समझ लो। एक एनर्जी कंजर्व रहती है सर्किट में। सर्किट के लिए एनर्जी उसका पोटेंशियल होता है, कोई भी सर्किट के लिए एनर्जी उसका पोटेंशियल होता है, और वो जितना गिरता है उतना उठता भी है, उतना मिलता भी है। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, देखो वो वाला चार्ज कंजर्वेशन पे था, ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन पे, तो दैट यू हैव टू रिमाइंड, ठीक है। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल गेन। ये लिख लेना जो मैंने बोला, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप व्हिच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल गेन इन एनी क्लोज लूप। देखो मैंने यही तो बताया, कोई भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम होता है, क्या लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक सम होता है सारे ईएमएफ्स का और पोटेंशियल ड्रॉप्स का, वो जीरो होता है। कैसे, जितना, देखो ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल ईएमएफ जीरो और सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, ये दोनों के दोनों देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। ईएमएफ क्या होता है, जैसे आपके पास सर्किट में, आपको पूरा बना के समझाता हूँ। देखो ये बैटरी है, ये आर है, अब ऐसी बहुत सारे पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, या तो मान लो एक और बैटरी होगी, जैसे ले लो एक और बैटरी, यहाँ ले लो एक और रजिस्टर है, तो भाई ये जो सारी बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल, भाई बैटरीज के अक्रॉस पोटेंशियल, बैटरीज क्या करती है, पोटेंशियल गेन में काउंट होती है। वो मैंने जो आपको बताया था वो अलग था कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण टर्मिनल पोटेंशियल गिरता है, वो अलग चीज है। लेकिन बैटरी आपको पोटेंशियल जो देती है ना, जितना उस पर लिखा रहता है, कुल मिला के यार बैटरी की जो वोल्टेज आपको दी होती है क्वेश्चन में, तो वो आपका पोटेंशियल गेन की तरह काम करता है। बट वो बात अलग है कि बैटरी उस टर्मिनल्स का पोटेंशियल गिराती है, जो वो एक अलग टॉपिक है। ये एक अलग टॉपिक है कि बैटरी का पोटेंशियल गेन की तरह काम आता है सर्किट में, क्योंकि उसने तो करंट को दौड़ा है, तो इसका कुछ भी पोटेंशियल होगा, इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, या कुछ भी जो भी आपको दे रखा हो, तो है ना। अब क्योंकि जनरली जब आप किरचॉफ्स लॉ लगाते हो ना, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को आप नहीं लेके चलते बैटरी के, और जब सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स लिखते हो ना, वो रेजिस्टेंस के कारण लिखते हो पोटेंशियल ड्रॉप, तो ड्रॉप इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस होता है पोटेंशियल। सबको पता है भाई, ये क्या करते हैं, करंट को अपोज करते हैं, यहाँ पे करंट कम होता है, इनके अक्रॉस तो वोल्टेज भी कम होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है, तो इसके अंदर का रेजिस्टेंस अपन नहीं मान के चलते हैं, किरचॉफ्स लॉ में जनरली क्वेश्चंस में नहीं आता, तो आप इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ना लेके, जो इसका वोल्टेज है वो पूरा का पूरा ईएमएफ, अब नहीं मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज और ईएमएफ तो बराबर अलग केस में होता है, क्लोज जब सर्किट टूटा हुआ हो, बट यहाँ पे कुल मिला के इसका जो वोल्टेज है उसमें आप कुछ ड्रॉप नहीं मानते हो, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होती है उसको आप एज अ गेन कंसीडर करते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका इंटरनल अपन नहीं मानते, ठीक। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यही होता है जो आते हैं। अब जितने भी यहाँ पे ईएमएफ का मतलब अभी आप इतना समझो, जितना पोटेंशियल गेन हो रहा है, जो बैटरी आपको क्वेश्चन में वैल्यू देखी होगी, जैसे 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि ईएमएफ के बराबर ही, मतलब यहाँ पे आप ये 6 वोल्ट की 5 वोल्ट है, आप बोलोगे ईएमएफ के बराबर, तो सर्किट टूटा हुआ होता है, नहीं। यहाँ पे आप जो आपको वैल्यू दी होती है ना, आपको ईएमएफ के बराबर ही लेके चलनी होती है कि भाई ये आपको बैटरी लगा के दी है और ईएमएफ भी लगभग आपको उतना ही वो देती है। यहाँ पे इसको भी अपन एज ए ईएमएफ ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो है ना, इससे ज्यादा अपन यहाँ पे लॉस नहीं करते, समझते हैं, इसको अपन ईएमएफ ही लेके चलते हैं। तो ये बैटरी, क्योंकि ये पोटेंशियल गेन है ना, तो आप समझते हो द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल गेन्स या ईएमएफ वो बराबर होता है जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, मान लो इस सर्किट में आई करंट दौड़ रहा होगा, जनरली आप बड़ी बैटरी से करंट निकालते हो, कह सकते हो दोनों के इफेक्ट के कारण करंट फ्लो होगा, वो कुछ भी हो, बट जो पोटेंशियल, अगर मान लो पूरे सर्किट में आई करंट हो रहा है, क्योंकि दोनों रजिस्टर सीरीज में सेम करंट होगा, तो इसके अक्रॉस आईआर ड्रॉप होगा, क्योंकि वी आईआर होता है, आईआर के बराबर होता है, इसके अक्रॉस भी आईआर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जितने भी गेन हुआ, यानी जितना भी सम ऑफ ईएमएफ है, या जितना भी ड्रॉप हुआ, जो भी सम ऑफ आईआर है, ठीक है। जो कि मैंने आपको ईएमएफ वाली बात बताई, उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, आप बस इतना समझ के चलो कि जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ना, वो आपके लिए एज अ पोटेंशियल गेन काम करेगी, क्योंकि सर्किट के लिए वो आपको पोटेंशियल देते हैं, तो उसको अपन ईएमएफ से ही लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, तो उसको अपन ईएमएफ वाली वैल्यू यहाँ पे लेके चलते हैं कि भाई जो सेल पे लिखा हुआ है कि जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह पे कुछ नहीं मानते, तो उसको अपन ज्यादातर ईएमएफ ही बोलेंगे, ठीक। तो उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि जितना सम ऑफ ईएमएफ यानी जितना पोटेंशियल गेन है, उतना ही अमाउंट का ड्रॉप भी हो जा रहा है, यानी इसके अक्रॉस जितना दे रहे हैं, जितना ईएमएफ गेन हो रहा है, उतना ही ड्रॉप हो जा रहा है रजिस्टर के अक्रॉस। ड्रॉप को मैंने इससे लिखा है और गेन को मैंने इससे लिखा है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ईएमएफ माइनस समेशन ऑफ आईआर। और ये क्या आ गया, देखो नेट इनका जीरो आ गया।
ये भी कुछ ना कुछ ये भी एक वोल्टेज की वैल्यू है ना, ये भी एक वोल्टेज की वैल्यू है, और दोनों का नेट जीरो आ रहा है। मतलब किसी भी लूप के लिए ना नेट पोटेंशियल जीरो होता है, वेदर इट इज द फॉर्म ऑफ गेन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको जीरो देखने को मिल रहा है। दोनों का आपको जो एक तरह से सब्ट्रैक्शन है वो जीरो आ गया, मतलब नेट जीरो हो गया। तो ये था। अब ये आपको कहीं कम समझ में आया, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन था ना, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सब, एक अपन बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपन एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। ठीक है भाई, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा, लेकिन मैं इजी में बिल्कुल ही इजी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा इतना ले रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही आसान ना हो। थोड़ा अपना जो रेजिस्टेंस पढ़ा है वाला टॉपिक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला टॉपिक, वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका और ये कंसेप्ट भी समझ जाओगे। एक थोड़ी बड़ी सर्किट है दिखने में, लेकिन बहुत आसान है, देखो कैसे। ये आगे ये दे रखा है। अब ये जो आपको फिगर दे रखी है ना, इसमें दो बैटरी लगा रखी है, और ये जो दो बैटरी लगा रखी है वो उनका अलग अलग ईएमएफ दे रखा है। ये एक ये से अलग अलग दे रखी है आपको, और क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये ऐसे देखो अलग अलग। अब आप सोचोगे कि यार इसमें अपन कैसे लगाएंगे, इतने सारे लूप में हम एक साथ कैसे लगाएंगे, 3-4 लूप में एक साथ, तो वो भी अपन अभी समझने वाले हैं। अब आप क्या कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। ठीक है, रजिस्टर सारे रजिस्टर्स लिख लेते हैं, 10E 6E। जनरली तो क्या होता है, बड़ी बैटरी से करंट निकालते हो किरचॉफ को जब सॉल्व करते हो, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको यही करना कि बड़ी बैटरी से करंट निकालना, पर छोटी से भी निकालोगे तो आंसर आ जाता है। कभी माइनस में आ जाए आंसर तो समझ जाना, अगर आपने ब्रांच में करंट को ऊपर बनाया है यहाँ पे ऊपर, तो रियलिटी में वो करंट नीचे दौड़ रहा होगा, इसलिए आपका आंसर उल्टा, साइन उल्टा आया है। जैसे अगर मान लो जैसे किसी ने सॉल्व किया, उसका आंसर आया 10 एम्पियर और आपका -10 एम्पियर आया, और आप उन्होंने उस साइन को ऊपर की डायरेक्शन में लिया, आपने नीचे लिया, तो उनका पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन सही दिया, आपने डायरेक्शन उल्टी दी होगी, तो आपको आंसर से पता चल जाएगा। फिर आंसर आपको उल्टा आएगा तो आप लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। जो भी आपने फिगर बनाया होगा उसमें लिख देना उसके अपोजिट क्यों हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन का खेल होता है। 3R रजिस्टर ये लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लूप में क्या लगा हुआ है, सेकंड लूप में कुछ नहीं लगा हुआ, बस एक ये 4R रजिस्टर लगा हुआ है, ये 4R लगा हुआ है। ठीक है, ये 2R लगा हुआ है ऊपर, बस ये 4R है, ये 2R है, ये R है, ये R है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं जो भी इसमें दे रखे हैं। देखो ए दे रखा है, ये बी सी डी ई, ये सारे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, एफ जी एच आई एच एफ जी एच एम एन एफ जी एच एन। ठीक, तो ये आपके पास पूरा फिगर दे रखा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब एक काम इसको ऐसे नहीं समझ सकते क्या कि भाई अगर मान लो इस ब्रांच में नहीं से करंट है, पहले इसको आपको बहुत छोटा सा करना पड़ेगा, फिर आप इसमें लगा पाओगे लॉ, लूप लॉ। ठीक है, तो पहले ओके, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब एक सेकंड इसको मिटा दो, ये मैंने बनाया अभी। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे समझते हैं, मैं आपको वो सिंपलर तरीके से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सीरीज पहचानने की मैं ट्रिक बताऊं कि सीरीज आप कैसे, कि करंट को मत ही तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है सब कुछ, वो ऐसे ही बनाऊंगा, इसको छोड़ो। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पे आपको करंट वगैरह निकालने में, एक बार और देखो क्वेश्चन निकालना क्या है, आपको ब्रांच बीएम से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको वो निकालना है। यहाँ इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकलेगा, लूप वाले लॉ से। बट हाँ, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप लॉ पर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अपन को एक काम यहाँ पे बस मैं आपको सीरीज पहचानने की ट्रिक, करंट वगैरह से आप यहाँ सीरीज नहीं पहचान पाओगे। 1 2 3 4 लूप है, 2 बैटरीज है, तो यहाँ पे इतने सारे करंट हो जाएंगे, यहाँ पे वो पहचानना वहां पे पॉसिबल यहाँ पे अपने लिए नहीं हो पाएगा थोड़ा। तो अपन उसको ऐसा ना समझ के इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना अपने को बस एक ट्रिक लगानी, एक ट्रिक है, और ये बात सही भी है। ट्रिक क्या है इसमें कि भाई अगर कोई 3 रजिस्टर अगर कंटिन्यूएशन में कनेक्टेड है, अगर बीच में कोई जंक्शन आ ही नहीं रहा है, तो करंट चेंज होगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हो ना कि अगर मान लो इसमें से एक्स करंट जा रहा है,
तो इसमें से भी एक्स करंट जाएगा, इसमें से भी एक्स करंट जाएगा। अगर भाई कहीं से भी यहाँ से करंट आया, तीनों में एकदम सेम करंट जाएगा, तीनों एकदम कंटिन्यूएशन में, तो तीनों एकदम सीरीज में हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप करंट बनाने बैठोगे ना, तो इससे भी निकालोगे करंट, वो नहीं हो पाएगा सॉल्व, वो सही में कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो आप करंट वगैरह से मत पहचानो ना, ये भी जो असली में ये भी एक यूज है, अपन इससे भी एक दिमाग लगा सकते हैं। ये ट्रिक नहीं है, ये रियल भी है कि भाई जो करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तीनों में तो करंट सेम जाना चाहिए ना, मतलब कुल मिला के जो भी यहाँ पे करंट आएगा वो सीधा तीनों में सेम ही जाएगा। ठीक है, समझ सकते हो आप उसको ऐसे। ठीक है, तो डी आ गया, ये डी पॉइंट। ठीक है, अब तीनों में सेम करंट जाएगा, तो मैं बना देता हूँ। तो आप पहला आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आर नेट 1 निकाल लो, आर 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 तीनों का सम करोगे, तीनों सीरीज में 4 आर हो जाएगा। अब देखो यार सिंपल सा फंडा, ये दो यहाँ पे जंक्शन बने हुए हैं, तो जो करंट इस पूरे को मिलेगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब अगर कोई कर भी लेना इसका पूरा करंट का, तो वो तीनों में सेम ही करंट निकल के आता है, अगर ये तीनों कंटिन्यूएशन में लगे हुए हैं तो यहाँ पे तो जंक्शन है ना, तो जंक्शन में कुछ ना कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा, समझ लो। मतलब ये कुल मिला के ये तीनों किसी जंक्शन में नहीं है, फिर यहाँ पे ये इस पे जब आप जाओगे तो बीच में एक जंक्शन आएगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई इसमें जो करंट आया होगा बट के वो एक्स अमाउंट ऑफ आया होगा, और हो सकता है करंट अगर यहाँ से आ रहा हो तो कुछ जंक्शन में बढ़ गया होगा, उसमें कुछ अलग करंट आ रहा होगा। यार समझ लो इसमें करंट सेम कैसे जाएगा, जो इन तीनों में करंट जाएगा तो कंटिन्यूएशन में, इधर दो जंक्शन के बीच में लगा हुआ है सर्किट, ये वाला रजिस्टर, तो इसमें कुछ ना कुछ बढ़ के करंट जाएगा। फिर यहाँ कुछ करंट अगर बढ़ गया तो वो इसमें अगर वाई करंट जा रहा है, तो इन तीनों में फिर जो बचा हुआ वो तीनों मतलब कुल मिला के सेम करंट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जंक्शन में तो करंट बढ़ जाएगा ना, तो इस वाले में सेम इन तीनों के बराबर कैसे जा सकता है भाई। अगर आप समझ लो ऐसे कि यहाँ से करंट अगर इन तीनों को मिल रहा है तो इन तीनों में सेम करंट चला जाएगा, फिर यहाँ तो बट के नीचे करंट गया ना, और जो बचा हुआ ऐसा चला गया, तो ये तीनों सीरीज में हो गए है। अब वो रियलिटी में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको नहीं पता, पर आप एक दिमाग लगा दो, जंक्शन के बीच में जो इन तीनों में करंट है वो तो कतई इसके बराबर नहीं हो सकता, तो वो तीनों सीरीज में हो गए 4R। फिर ये तीनों का 4R इसके साथ पैरेलल होगा, अगेन जो मैंने बताया ये इन दोनों इसमें करंट अलग जा रहा होगा इन तीनों के मुकाबले, तो 1/R नेट 2 1/4R प्लस उसका नेट इसके साथ पैरेलल में होगा, इसका नेट इसके साथ पैरेलल में होगा 2/4R यानी 1/2R, यानी आपका R नेट 2 आपके समझ सकते हो कितना आया, R नेट 2 आपके पास आ गया 2R। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब इतना सोल्व कर लिया, मैं मिटाता जाता हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लो, अब मैं सर्किट को छोटा करता जाऊंगा। अपन ने इतना सोल्व कर लिया, इसको मिटा लो। इस पूरे को सोल्व करके मैंने कितना निकाला आंसर वो लिख लेते हैं। अब इस पूरे को मैंने सोल्व करके निकाला आंसर 2R, तो कुछ मत करो, बस यहाँ 2R लिख दो। अब भाई पूरे को हटा के अगर एक रजिस्टर लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ तो सीरीज में ही आएगा ना। कैसे सीरीज में आएगा, अगर आपने उस पूरे में एक बार चेक कर लेता हूँ, ये सही है ना, हाँ ठीक है, इतना सही है। अगर आपने इस पूरे तामझाम को हटा दिया तो उसकी जगह सिर्फ आप एक रजिस्टर लगाओगे, जो कि आप यहाँ लगाओगे, और अगर कहीं पे भी लगा दो, ये वाला आगे जंक्शन के बीच में दो, तो 4R में तो अलग करंट जाएगा, और ये तीनों कंटिन्यूएशन, ये दो कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे ना 2R और 2R वाले, उस पूरे को हटा के अगर आप यहाँ 2R लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग से अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है कि इसमें तो करंट इसके बराबर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि यार ये करें अब इसे नहीं कर पाओगे ना सॉल्व, भाई तो दिक्कत है। तो बस वही बात है, तो आपके पास आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करोगे आप सॉल्व। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, अगर ये दो जंक्शन के बीच में, तो इसमें तो अलग करंट कभी हमेशा अलग करंट ही जाएगा, और इसको हटा के लगाओगे तो 2R आपका सीरीज में आ जाएगा, तो आपका R नेट 3 कितना आ जाएगा 2R प्लस 2R 4R। ठीक है, 4R आ गया, और ये 4R इसके साथ पैरेलल में होगा, 1/R नेट 4 आपके पास हो जाएगा 1/4R प्लस 1/4R। इन दोनों का नेट इसके साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि नेट में सेम करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, 2/4R 1/2R, तो R नेट 4 आपके पास आ जाएगा 2R के बराबर। ठीक है, R नेट 4 आपके पास 2R के बराबर आ जाएगा। फिर हम इसको मिटा देते हैं, इस पूरे को अपन ने सॉल्व कर लिया भाई, और इसके हमारे पास आ गया 2R। अब ध्यान समझना, अब इतना ही सॉल्व करना है मेरे हिसाब से, और कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है सॉल्व, है ना, इतना ही है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मुझे यहाँ तक सही है, 4R। ठीक है, R नेट 4 आपके पास 2R के फाइनली कितना, मतलब छोटे सर्किट को अपन सॉल्व कर लेते हैं, इतना यहाँ पे आप सॉल्व करना है। ठीक है, बस बताइए, इसको देख लो। अब इसमें अपन किरचॉफ लगा सकते हैं, करंट इन द ब्रांच BM निकाल सकते हैं। अब आप कोई सी भी बैटरी से करंट निकालो, मैं निकाल लेता हूँ बड़ी बैटरी से करंट। अगर आप छोटी से निकालोगे तो देखो उसमें क्या आएगा, अगर देखो मैं अगर आपको छोटी से निकाल के बताऊँ ना, तो अगर यहाँ से I करंट निकला, ठीक है, तो फिर यहाँ से चला जाएगा I1 करंट, यहाँ कुछ बच के वाला, यहाँ से I1 गया, यहाँ से गया I- I1,
करंट बचेगा, जंक्शन है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। जनरली बड़ी बैटरी से करंट निकालोगे आप। मैं आपको छोटी से हल्के बता रहा हूँ, देखते क्या होता है। I1 इसमें से क्या, I माइनस I1 इसमें से क्या, ठीक है, इसमें होता आना भी चाहिए वापस। तो फिर यहाँ से I1 फ्लो करा, फिर इसमें से करंट मत निकलवाओ ना, अभी तो एक से ही निकलवाओ। I1 गया, I1 गया। अब यहाँ पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, अगर यहाँ से I1 आ रहा है, अगर यहाँ से I1 आ रहा है तो इसको कितना, इसमें से I करंट गया, अब इसको I वापस भी चाहिए होगा। तो देख लो I माइनस I1 यहाँ से चला गया, I माइनस I1 यहाँ से चला गया, ठीक है। अब I माइनस I1 और I1, देखो I माइनस और I1 यहाँ पे मिलेंगे और I1 से I1 कट जाएगा, तो देखो ना I माइनस I1 प्लस I1 कितना होता है, कट के दोनों आपस में अगर यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ से I करंट फिर से आ जाएगा। तो अपन ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब बड़ी बैटरी के लिए करते तो भी यही आता, फिर बड़ी बैटरी से आप कैसे करंट निकालते हैं, ये छोटी बैटरी से मैंने आपको करते बताया। बड़ी बैटरी से आप क्या करते हैं, यहाँ से I करंट निकालते, बड़ी बैटरी से I ऐसे जाता, फिर या इस जंक्शन पे बड़ी बैटरी का I करंट, ब्लू वाले करंट्स को सबको भूल जाओगी, ठीक है। अभी मैंने बना दिया, उससे अपन सॉल्व करते हैं। मेरे कॉपी में ना बड़ी बैटरी से करंट निकाला हुआ है, तुम अपन देखते हैं यहाँ पे और वो कॉपी वाला आंसर मैच होता है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको बड़ी बैटरी से, वो आप कर लोगे मेरे सबसे, बड़ी बैटरी से करंट निकाल लोगे। अगर यहाँ से I करंट आप निकालोगे बड़ी बैटरी से, तो यहाँ से I1 नीचे जाएगा, अगर यहाँ पे I माइनस I1 चला जाएगा। अब यहाँ से I माइनस I1 आएगा, यहाँ से I1 आएगा और I माइनस I1 और I1 मिलके वापस यहाँ पे I चला जाएगा। ये तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से, बट हाँ ऐसा यहाँ पे करा हुआ। अब देखते हैं इसका और उसका आंसर सेम आता है कि नहीं। आना तो चाहिए कि बैटरी अपन कोई भी निकाल सकते हैं, ये लॉ बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो आपका लॉ आपने सही लगाया होना चाहिए। तो अब लिखते हैं पहले सारा पोटेंशियल ड्रॉप। तो दो इक्वेशन अपन बनाएंगे कि I और I1 दो ही वेरिएबल्स है हमारे पास। तो इन लूप A B N A, अब इसमें आप क्या लगाओगे, पहले पोटेंशियल ड्रॉप बराबर पोटेंशियल गेन लिखोगे। तो IR 3R, देखो IR जितना पोटेंशियल गेन लॉस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो I अब मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है ना इस लूप में, तो मैं इसमें चल भी ऐसे ही रहा हूँ, मैं लिखूंगा भी ऐसे ही, मैं ऐसे क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप I1 3R I1 और इधर आ जाएगा, इधर वाली ब्रांच में 4R I, फिर इधर बस दो ही पोटेंशियल ड्रॉप थे इस लूप में। और देखो गेन, अगर आप नेगेटिव से देखो ये अपन मैंने पॉजिटिव में क्यों लिखा है IR को, क्योंकि जब मैं लूप लॉ लगाता हूँ ना, देखो इसको ना बहुत जगह से आप समझोगे ना, सब जगह इसके साइन कन्वेंशन आपको बहुत अलग अलग दिखेंगे, बट जो मैंने समझा हुआ है मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि भाई अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे, अपोजिट नहीं कर रहे हो करंट को, तो पॉजिटिव लिखोगे। करंट के अपोजिट जाने लग जाते, अगर मान लो आप लूप चलते ऐसा कि भाई उल्टा चलते A-N-M-B-A, तो आपकी सारी दोनों चीजें पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाती, क्योंकि आप करंट के अपोजिट जाते, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे और मैं जा ऐसे रहा हूं, तो नेगेटिव आ जाता दोनों पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल गेन का क्या फंडा होता है, अब देखो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव गेन अटेन कर रहा हूं, और बैटरी के अगर मैं फाइनल नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, यानी मैं बैटरी के फाइनल, अगर भाई मैं ऐसे जा रहा हूं ना, तो कोई मैं बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव अटेन कर रहा हूँ कि पहले नेगेटिव है फिर ये पॉजिटिव है, कि पहले मैं नेगेटिव आऊंगा फिर पॉजिटिव आऊंगा, फाइनल तो मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ, फाइनल में हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ मेरी डायरेक्शन में, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कुल मिला के मैं पोटेंशियल गेन को यहाँ पे ट्रेवल करूंगा, पॉजिटिव में लिखूंगा ना, क्योंकि भाई पोटेंशियल आप पॉजिटिव में लिखोगे ना, कि फाइनली तो आप हायर में जा रहे हो, तो चेंज आपको पॉजिटिव में लिखाएगा, कुल मिला के आप 6E को पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। आपको E के फॉर्म में सारा यहाँ पे दे रखा है, मैंने देखा यहाँ पे कि E के फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पे क्यों दे रखा है E के फॉर्म में, E आपको कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे E कोई EMF हो और उसका 10 गुना ये और 6 टाइम्स वो कुछ भी हो, उसका हमको मतलब नहीं है। पर अब देखो फाइनल में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो बस पॉजिटिव में लिखाया गया पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल गेन 6E जितना हो गया, और यहाँ से चले इसको भी आपने नेगेटिव से पॉजिटिव अटेन कर, ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, फाइनल इसको कितना ही लिखोगे। तो ये लगाने का तरीका है, मैं आगे क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट लगाऊंगा, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। 3R I1 प्लस 4R I, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं 16E। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन उस लूप में मैं थोड़ा जल्दी लगा लेता हूँ। इन लूप, यार इस पॉइंट का नाम क्या था, मैं देख लूं एक बार, पॉइंट का नाम मेरा लिखा दिया BC था ना, BC, ये C पॉइंट। फिर सबसे पहले इस लूप में करंट ऐसा जा रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा करंट की डायरेक्शन में जाऊं ताकि माइनस से बच पाऊं। तो मैं आपको उल्टा भी लगा के बता सकता हूँ, जहां अब उल्टा लगाऊंगा ना, तो जो साइन में आप प्लस लिखे हो माइनस कर देना, मेरा सब कुछ प्लस में सब कुछ आप माइनस में लगा देना, तो भी फिर सब कुछ अगर आप माइनस कर दोगे, जैसे माइनस कॉमन आएगा, जैसे माइनस कॉमन कट जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक। इन लूप BC, इस पॉइंट का नाम क्या था, मैंने सारे पॉइंट मिटा दिया, BC DN, BC DN।
फिर इस लूप में लगाओगे, ऐसे में करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो नहीं ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ अगर मैं, तो सी बी एम डी सी, सी बी एम डी सी। पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे पहला 4R इंटू आई, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप 2R के अक्रॉस होगा, करंट की डायरेक्शन में हूं तो पॉजिटिव लिखूंगा 2R आई माइनस I1, ठीक है। और पोटेंशियल गेन इसमें एक ही जगह है और वो भी मैं अप्रोच, तो देखो जो मेरी डायरेक्शन है ना वो सी से स्टार्ट हो रही है, तो मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव ही जा रहा हूं ना, तो उसको मैं 6E को पॉजिटिव ही लिखूंगा। 4RI, यार इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, एक भी गलती सब गलत हो जाता है। 2RI माइनस 2RI1, ठीक है। 4RI 6RI माइनस 2RI1 बराबर 6। देख लो इतना। अब मुझे निकालना आई करंट है, मुझे बीएम ब्रांच निकालनी है। अब करंट अगर मेरा आएगा तो आई करंट मुझे निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या हटा सकता हूँ, मैं किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सॉल्व करूँ। 6RI1 तो माइनस 2RI1, ठीक है। यहाँ से पहली बात तो एक काम करो ना, एक काम 2 कॉमन ले लो, 3IR माइनस I1R 3E, मैंने 2 को कॉमन लेके नीचे मिल दिया, या 2 कॉमन लेके R दिया। चलो तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सेम, 3R। अब एक काम करो ना यार, आपको इसको I1 को काटना है क्योंकि I1 की जरूरत नहीं है आपको, तो एक काम करो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। देखो क्योंकि यहाँ पे I1 आ रहे और यहाँ पे I1 आ, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 9IR माइनस 3I1R बराबर 9E। बस एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को जैसे मैंने 1 कह दिया, इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 कह दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, डायरेक्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो 3IR माइनस का 3I1R बराबर 9E, प्लस कर दो इसमें ये वाली इक्वेशन, 3RI1, 3R लिख लो या I1 पहले लिख लो, 3R, एक सेकेंड, 3I1R प्लस 4IR बराबर 16। दोनों को जोड़ोगे, I1R देखो 3I1R से 3I1R कट गया, 9 10 11 12 13 IR, 16 और 9 कितना होता है, 4 5 25E। तो आपका क्या का आंसर आ रहा है, तो आपको आई करंट चाहिए ना फाइनली, तो ट्रांसपोज कर लो, तो 25E बाय 13R। यार खूब सही आ जाए, बड़ा डर लगता है इसका आंसर चेक करने में, गलत आया होगा तो सब वापस करना पड़ेगा। तो 36E बाय 13R, यार कुछ मिस्टेक और मैं चेक करता हूँ क्या मिस्टेक कैलकुलेशन में ही, फिर आपको बताता हूँ। यार वो तो मैंने आप फिगर तो खैर मिटा दिया, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, उसकी कोई फिगर की जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया था, ये आई अपना सही आया था। और आई पॉजिटिव क्या बता रहा है, जो हमने फिगर में करंट की डायरेक्शन दी थी वही हमारा डायरेक्शन थी, तो आई मेरा आंसर सेम है। वो मैंने गलत मैंने इसलिए समझ लिया क्योंकि उसमें मैंने डिनोशन अलग दे रखा था, मैंने उसमें I1 दे रखा था, तो कुल मिला के मतलब वहां आई की वैल्यू ये लिख दी थी, बट वहां पे आई वो करंट नहीं था जो मैंने यहाँ पे लिया था, उसमें बीएम ब्रांच से कुछ और करंट, मेरे जो डिनोशन अलग दे रखे थे इसलिए मुझको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन आई करंट अपना यही आएगा। और इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम सही है सॉल्यूशन। फिर बाकी का आप आई, फिर देखो यार आई करंट को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे, आई करंट को किसी भी इक्वेशन में पुट करके I1 भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बाकी करंट्स भी आप इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो। अगर आप दूसरे करंट निकालना चाहो तो अगर आप पूछियो क्वेश्चन में तो आई को यहाँ पुट करना, बस फिर बाकी आंसर तो ई और आर के टर्म में ही आएगा। तो आई को यहाँ पे आप पुट करोगे आई की वैल्यू को, तो I1 आपका निकल के आ जाएगा। और मेरे सबसे पहले आई और I1 ही लिए थे करंट, और कुछ लिया भी नहीं था, तो बस हो जाएगा सॉल्व, ठीक। बाकी क्वेश्चन में उतना ही पूछा था तो अपन इतना कर दिया। अब मैं आपको ही समझाने वाला हूँ कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने मिटा क्यों दिया, चलो ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगा सकते हो, बैलेंसिंग कंडीशन को आप कैसे प्रूव कर सकते हो, क्वेश्चन में आपसे कह सकते हैं प्रूव बैलेंसिंग कंडीशन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ इन व्हीटस्टोन ब्रिज, और कौन सा लॉ, वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो मान लो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दे रखा है, ये देखो। अब मेरे को ध्यान समझना, ये बात ध्यान से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बैटरी से अगर आई करंट निकला तो यहाँ पे अगर आई आएगा तो इधर I1 चला जाएगा, सेंट्रल ब्रांच ये रही।
और हम ये डेरिवेशन बैलेंसिंग कंडीशन के लिए कर रहे हैं, तो सेंट्रल ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं। तो मैं लिख देना क्वेश्चन में, सिंस वी आर प्रूविंग बैलेंसिंग कंडीशन हियर, सो वी डू नॉट हैव टू ड्रॉ द सेंट्रल ब्रांच एज नो करंट विल बी पासिंग थ्रू दैट ब्रांच। तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो बनाओ ही मत उस ब्रांच को। ये आपका मान लो R1 रजिस्टर है, या R2 है, या R3 है, या R4 है, और इधर I गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, फिर इस पूरे में ऊपर I1 जाएगा, इधर नीचे पूरे में I2 जाएगा, दोनों मिलके यहाँ से I निकाल देंगे। अब इसमें आप लगा लो लूप लॉ। कैसे लगाओगे? पहले एक काम करो ना, पहले अपन लगा लेते हैं लॉ इन दिस लूप। देखो इतने वाले लूप में लगा लो। इसमें बनाइए कैसे सेंट्रल ब्रांच, एक टाइम में एक सेकंड देख लेता हूँ। ओके शोइंग, हाँ तो वही मैं सोच रहा हूँ, दो लूप आपको चाहिए रहेंगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्वियसली बात है, आप अगर रजिस्टर नहीं लगाओ मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है वो लगाने की, पर आप यहाँ पे इसलिए लगा रहे हो, सोच रहे हैं आपको दो लूप मिल जाए। तो सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लो, तो आप लिख देना दिस गैल्वेनोमीटर शो जीरो रीडिंग, कोई करंट जाने नहीं वाला वैसे भी अपन, क्योंकि वो कंडीशन के लिए अपन निकाल रहे हैं बैलेंस कंडीशन के लिए। ये मैंने इसमें लगाया था कि आपको दो लूप मिल जाए लगाने के लिए, बीच में डिवाइड मिल जाए, ठीक है। तो बस इसको नाम दे दो, ए कह दो, बी कह दो, सी डी, इन लूप ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए। अब ऐसे चल रहा हूं मैं, ए बी डी ए, ऐसे यानी मैं ऐसे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक। अगर ऐसे चल रहा हूं तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 R1 पोटेंशियल ड्रॉप, फिर इस ब्रांच में तो कोई करंट जाने नहीं वाला, तो इसमें अगर आप लिख दो तो उसका तो I 0 होगा ना। अगर ऐसे भी चलोगे तो इस ब्रांच में तो कुछ है ही नहीं, तो इसको रहने दो। फिर ऐसे चलोगे, अगला आप ऊपर चढ़ोगे, ऐसे आओगे उधर ऊपर चढ़ोगे, लेकिन करंट तो नीचे, हम करंट इस ब्रांच में करंट नीचे, हम ऊपर जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आएगा I2 R2, I2 R3, और पोटेंशियल गेन कुछ है ही नहीं पूरे लूप में। इस आधे लूप में मैं कह रहा हूँ कुछ गेन नहीं है, और पूरे वैसे तो इधर भी कोई लूप गेन नहीं है। तो बस आपको मिल गया यहाँ से I1 R1 बराबर I2 R3, तो आपको I1 बाय I2 मिल गया R3 बाय R1। ये लिख लो एक चीज। अब दूसरे लूप में लगा लेते हैं, इन लूप B C D B, फिर I1 R2 करंट डायरेक्शन में ही है अपन, और देखो मैं I1 R2, ये I1 तो नीचे की डायरेक्शन में ही, मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे जाऊंगा। अब अगला मैं ऐसे जाऊंगा, लेकिन करंट तो ऊपर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 R4, फिर इधर तो कुछ है ही नहीं, बस हो गया पोटेंशियल गेन 0, कुछ गेन तो है नहीं, कुछ बैटरी तो है ही नहीं दोनों लूप में। I1 R2 I2 R4 के बराबर है, बैलेंसिंग कंडीशन हमको यहाँ प्रूव करनी है, R4 बाय R2। देखो अब अगर ये भी I1 बाय I2 के बराबर है, ये भी I1 बाय I2 के बराबर है, तो आप बाय इक्वेशन 1 and 2 लिख सकते हो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, बाय इक्वेशन 1 and 2 LHS बराबर है, तो उनके RHS भी होंगे बराबर। देखो अब देखो कुल मिलाकर की व्हीटस्टोन की कंडीशन बन चुकी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो आ गया ना, अपोजिट रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन बराबर आ गया, R1 R4 बराबर R2 R3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो प्रूव हो गया। तो आप ऐसे इसको लगा सकते हो। देख लो अपन दो सवाल काफी अच्छे लेवल के सवाल करने वाले हैं, पर उसमें मैंने थोड़ी स्पीड अपनी कैलकुलेशन की तेज रखूंगा, ध्यान रखूंगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, है ना। लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपन करने वाले, फिर अपने किरचॉफ वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी होने वाला है, काफी कैलकुलेशन की रहेगी, बट उसमें आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक। अब मेरी बात है, ध्यान से समझना, इसमें काफी सारे रजिस्टर, दोनों बैटरीज हैं। अब यहाँ पे ना आप दोनों बैटरी से करंट निकालोगे। अब मैंने बोला था जनरली बड़ी वाली से निकालते हैं करंट, पर यहाँ पे आप दोनों से निकालोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंगल बैटरी से करंट निकालोगे ना, मान लो आपने सिर्फ 10 वोल्ट वाली में से करंट निकाला, तो इधर से I करंट गया, फिर I करंट गया, इधर मान लो I माइनस I1 गया, जैसे मान लो इधर से कुछ भी करंट आपने निकाला, ठीक है, इधर से I माइनस I1 चला गया, इधर से I1 चला गया, मान लो, अरे समझ लो, इधर से अगर आपने I करंट निकाला, इधर I माइनस I1 चला गया, उधर I1 चला गया, फिर इधर I1 चला गया, फिर देखो इधर ये I1 करंट ही 2 ब्रांच में बटेगा, तो इधर मान लो I2 चला गया, I3 चला गया, तो I3 की एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक कोई बैटरी से करंट निकालोगे तो वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, समझ लो। इस बैटरी से भी निकालोगे तो यहाँ पे दोनों जगह, मतलब कुल मिला के अपना दोनों बैटरी से करंट निकालेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा वेरिएबल्स ताकि बढ़े नहीं, ठीक है।
तो भाई ये बैटरी पे अगर करंट देगी तो यहाँ पे इस बैटरी से अगर निकाल तो i3 एक्स्ट्रा आता। अब ट्राई कर सकते हो आप किससे भी करंट निकाल लो, बाकी इससे अकेले से निकालोगे, इससे अकेले से निकालोगे या दोनों से निकालोगे, ये लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है, सबसे आंसर आएगा। फिर यहाँ पे अपन वो वाला लेके चलते हैं 10 वोल्ट से और 5 वोल्ट से दोनों से अपन करंट निकालने वाले। दोनों से भी निकाल सकते हो आप, काफी कोशिश में दोनों से भी निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे दोनों बैटरी से करंट निकालते हैं। यहाँ से अगर मान लो आपने i1 करंट निकाला, यहाँ से मान लो अगर आपने i1 करंट निकाला, अब यहाँ से चला गया i माइनस i1 टोटल, तो भाई सॉरी i करंट निकाला, तो यहाँ से आपने i करंट निकाला, टोटल आपने i करंट निकाला, समझ रहे हो, टोटल आपने i करंट निकाला जिसमें से i माइनस i1 यहाँ चला गया, i1 यहाँ चला गया। आप दोनों को जोड़ भी दो ना, i माइनस i1 प्लस i1 वापस i बन जाएगा। फिर यहाँ से i1 जा रहा है, ठीक, और यहाँ से इस बैटरी से मान लो i2 निकल गया, बड़े इसका पॉजिटिव ब्रांच से i2 निकल गया, इधर i1 आया, इधर i2 आया, दोनों मिलके नीचे i1 प्लस i2 जाएगा, क्योंकि i1 यहाँ से आ रहा है, i2 यहाँ से आ गया। ठीक, अब यहाँ से i1 प्लस i2 यहाँ पे आ गया, जिसमें से i यहाँ पे देखो यहाँ पे i, ये i जा रहा है। अब अगर i यहाँ पे जा रहा है तो मैंने आपको बताया तो पीछे से भी i ही जा रहा होगा, समझ लो, मतलब ये मैं आपको एक चीज बताया कि नहीं मेरे को याद नहीं, बट यहाँ से अगर आप i निकाल रहे हो ना तो पीछे भी मतलब समझ लो, अगर यहाँ से पॉजिटिव से i निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उतने अमाउंट का वापस भी तो आ रहा होगा, तो यहाँ पे पीछे भी i होगा। तो अगर i1 प्लस i2 आ रहा था जिसमें i यहाँ चला गया, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते इस ब्रांच से i1 प्लस i2 माइनस का i। तो ये काफी थोड़ी टिपिकल यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ध्यान से देखने को कह रहा हूँ। फिर यहाँ से इधर से आया i माइनस i1 और यहाँ से आ गया i1 प्लस i2 माइनस i। अब दोनों को जोड़ दो और समझो कि इस जंक्शन पे नेट करंट यहाँ से कितना जाएगा, i माइनस i1 प्लस जोड़ दो i1 प्लस i2, ये कट जाएगा i, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से मतलब ये दोनों को जोड़ोगे ये पूरे करंट को और इसको, तो i करंट बचेगा, i2 करंट बचेगा, सॉरी i2। और देखो वो आना भी चाहिए, i2 निकला, i2 वापस भी आ गया। तो यार ये चीज आनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे काफी सारे लूप से काफी कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से अपन यहाँ पे करेंगे, थोड़ी सी भी गलती हुई सब गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मतलब। ठीक है, फिर सबसे पहले लगाते हैं इन लूप में करंट की डायरेक्शन में चलूंगा ताकि ज्यादा माइनस में लगाना पड़े। इन लूप ए बी सी ए, ए बी सी ए, ये वाला लूप बन रहा है ए बी सी ए, इसमें लगा लो। फिर आई आर पोटेंशियल ड्रॉप 4, फिर यहाँ पे चला मैं दूसरा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में यूं 2 i1 प्लस i2, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा दूसरा। फिर तीसरा ये i1, अब 1 इंटू आई हो जाएगा। फिर इस पूरे लूप में एक ही पोटेंशियल गेन है, इस 10 वोल्ट की बैटरी जिसको मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो पॉजिटिव में लिखूंगा 10, ये आपके पास आ गया। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2i1 यहाँ से मिलेगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको ब्रैकेट खोल के मैं ओरल कर लेता हूँ। 4i1 प्लस 2i1, 6i1 प्लस 2i2 प्लस i बराबर 10। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। चेक कर लेते हैं, मैं चेक करता चलूंगा हर कदम पे, भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले लूप में क्या आंसर है, 6i1 प्लस 2i2 प्लस i बराबर 10, बराबर अपना आंसर। पहले लूप का तो इक्वेशन सही है ये। अब जल्दी से लगा लेते हैं इन लूप, ऐसे वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन ए, लेकिन मैं आपको कुछ समझाऊंगा। ठीक है, ए, अब करंट इसमें जाए से मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, अब उल्टा भी ले सकते हो लूप, बट साइन भी नहीं रहेंगे, ए डी सी ए, फिर ए डी, फिर पोटेंशियल ड्रॉप, एक तो 4 क्या क्रॉस होगा 4 i माइनस i1। फिर अब ऐसे जा रहा हूं, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे है लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ तो 2 वाले में अपोजिट लिखा जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा 2। मैं जा ऊपर रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है इस वाली ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में, सीडी ब्रांच में। जा ऊपर रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है, तो 2i1 प्लस i2 माइनस i। फिर इधर तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ना, करंट भी ऐसे ही जा रहा है तो पॉजिटिव में 1 इंटू आई, और यहाँ पे बैटरी को मैं नेगेटिव से पॉजिटिव अप्रोच कर रहा हूँ, तब 10 आ जाएगा। 4i माइनस 4i1 माइनस 2i1 माइनस 2i2 माइनस माइनस प्लस 2i प्लस i बराबर 10। 4i 2i 6i i 7i, माइनस का 4i1 माइनस 2i1 माइनस 6i1 माइनस 2i2। सेकेंड इक्वेशन आ रही, चेक कर लेते हैं। 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 बराबर 10। ठीक है, अब तीसरा लूप कौन सा लूप है, 1 2। अब इस लूप में, बड़े से लूप में बी एफ डी बी है ना, बी एफ डी बी। चलो इन लूप बी एफ, हाँ चलो ऐसा करो,
ऐसा चलो उसमें क्योंकि सब पॉजिटिव आ जाएगा, मैं पॉजिटिव की तरफ इसलिए ताकि थोड़ा सिंपल रहे। एफ बी डी नहीं एफ बी सी डी एफ, ठीक है। अब ऐसे चलते हैं, इधर आओगे तो 2i1 प्लस 2 मल्टीप्लाई i1 प्लस i2 होगा। तो मैं खोल देता हूँ ब्रैकेट, इतना आप समझ गए होंगे ना। तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई i1 प्लस i2 होगा। तो 2 ब्रैकेट खोलोगे 2i1 प्लस 2i2, फिर इधर नीचे चलोगे 2, फिर इधर मैं ब्रैकेट खोल के लिख देता हूँ 2i1 प्लस 2i2 माइनस 2i, ठीक। बस इतना ही, दो ही है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, और गेन अगेन यहाँ पे एक ही होगा। मैं अप्रोच तो माइनस से प्लस ही कर रहा हूँ ना, अगर मैं ऐसे चलूंगा। अरे आप सोचो कि मैं निकल तो पॉजिटिव से रहा हूँ, नहीं, आपको अप्रोच देखना है कि फाइनल एरो एंटर कहाँ कर रहा है। एरो एंटर तो नेगेटिव पे कर रहा है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा तो आप नेगेटिव से इधर से तो निकल रहे हो, जा कहाँ रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बस 5 वोल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो बस 2i1 प्लस 2i1 4i1 2i2 4i2 माइनस 2i बराबर 5। तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i बराबर 5, ठीक है। तीन ही इक्वेशन थी, अब तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। भाई तीन इक्वेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी बट ठीक है, ठीक है। अब एक बार आप देख लो, मैं तीनों इक्वेशन को ना कोने में नोट कर लेता हूँ, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। 6i1 प्लस 2i2 प्लस i बराबर 10, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i बराबर 5, 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 बराबर 10। अब इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, पहले कोई दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक। ऐसे ही करना पड़ेगा यार, आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, मैथ्स यूज होगी काफी सारी, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब एक काम करो ना यार, सिंपल तरीके से यार कौन कौन सी मैं सॉल्व कर सकता हूँ थोड़े। मैं अगर एक काम करूं, पता है, मैं इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि देखो माइनस 2i1 से प्लस 2i1 कट सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12i1 प्लस 4i2 प्लस 2i। मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो ये 20 हो जाएगा। और इसमें आप क्या करो, जोड़ दो सेकंड इक्वेशन, प्लस 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i। देखो अब यही तो मैं चाह रहा था, ये कोई कैंसिल हो जाए, 2i से 2i कट रहा है। 12 और 4 16i1 प्लस 8i2 20। एक इक्वेशन ये आ रही है। अब एक काम करो, अब एक और देखो, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आपको एक और 2 वेरिएबल इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास। तो एक और 2 वेरिएबल इक्वेशन में कैसे बना सकता हूँ वो देखो आप। 2i2, हाँ, और यार ये तो अपन ये कैसे भूल गए, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में तो डायरेक्ट कट रहा है, माइनस 2i2 प्लस 2i2, तो एडिंग कर दो फर्स्ट इक्वेशन। ये तो देखा ही नहीं यार, वो डायरेक्ट देखा। 6i1 प्लस 2i2 प्लस i बराबर 10, प्लस 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 बराबर 10, कर दो। माइनस 2i2 प्लस 2i2, 6 और 5 7 और 6 13i, ठीक है भाई। यह जगह माइनस 5i1, एक गलती हुई क्या, 5 6i1 प्लस 2i2 प्लस i 7i, ठीक है। हाँ, ये मैंने गलत कर दी, नहीं तो i1 में मैंने i कैसे जोड़ दिया। 6i1 प्लस यहाँ पे होगा, अरे यार दो वेरिएबल कट रहे हैं, अरे हाँ यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये 2 वेरिएबल कट रहे हैं। देखो तो सबसे पहले अपने को ये कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, 8 ही है, वो तो करना ही था वो भी। एक और इक्वेशन तो मुझे 2 वेरिएबल की चाहिए थी ना, यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो यहाँ से आएगा दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। 7 और 1 8 आई बराबर 20, है ना। तो आपका आई आ गया 5/2 एम्पियर। मैं चेक कर लेता हूँ, एक आंसर ये अपना आ गया आई। अब आप लिख सकते हो आई आपका सही आया है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर, चलो आई तो सही आया। थ्रू ब्रांच एसी होगा ये करंट आपका, वो तो देखिए अपन पता लगा सकते हैं ना, ठीक है जी। थ्रू ब्रांच एसी, तो आपको पहली ब्रांच से करंट मिल गया, एसी से करंट। सारी ब्रांच से निकालना है आपको उस क्वेश्चन में करंट, तो एसी से आपको मिल गया पहला आंसर। अब इस आई को अगर आप यहाँ पे, यार आई है ही नहीं ना, वही दिक्कत है। एक काम करो अब यार, हाँ यार इसको आई की फॉर्म में मैंने ये इक्वेशन, चलो ठीक है, आई ये हो गया आपके पास
तो एक काम करो ना, अब ये वाली कोई सी सिंपल इक्वेशन कौन सी, सेकंड वाली इक्वेशन मुझे सिंपल दिख रही है, सेकंड इक्वेशन उठा लो, उसमें पुट कर दो आई की वैल्यू -2 × 5/2, सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट मैंने पुट कर दी, ये सॉल्व हो जाएगा 4i1 + 4i2। देखो यहाँ -5 बच रहा है, उधर जाके +5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा उधर जाके। बस अब एक काम करो, दो इक्वेशन मिल गई ना आपको, दो इक्वेशन मिल गई, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8i1 + 8i2 = 20। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, 16i1, यही आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, जो आप दिमाग लगा सकते हो पूरा वैसे ही, ठीक है जी। तो -8i1 सॉरी माइनस तो आप कर रहे हो ना, तो -8i1 + 8i2 = 20, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ठीक है। 8i2 ये दोनों कट जाएंगे भाई, 16i1 में से 8i1 गए, 8i1 बचेगा, i1 मेरा आया 5/8 एम्पियर, वो क्या सही हो अब देख लेते हैं एक बार, i1 मेरा 5/8 एम्पियर आया, हाँ चलो बहुत सही है। एबी ब्रांच से आपको करंट आ गया, ये ब्रांच एबी से, ठीक है यार। मैं खुद देख के इतना खुश हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है, फिर आप देखते हो सही आंसर हो तो अच्छा लगता है बहुत, ठीक है। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन, इससे क्या सीख मिली कि अगर आपको चाहते हो आपका आंसर सही हो तो बहुत ध्यान से, स्पीड अगर आप अच्छी रखो बट पूरा अटेंशन आपका क्वेश्चन में होना चाहिए, समझ रहे हो। किरचॉफ में यही तो है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप देख सकते हो ये आपका ब्रांच एबी से करंट आ गया। तो आपने एबी से करंट निकाल दिया, एबी से निकाल दिया, 5 आंसर आएंगे टोटल, क्योंकि 5 ब्रांचेस है, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 ब्रांचेस है, नहीं ये भी तो है, तो मतलब आप समझ सकते हो सबसे करंट आपका आएगा, इसमें से i2 करंट आया है, हाँ तो अब देख लो जितने भी करंट आया सारे निकाल लो, एक करंट आ गया, ये आ गया, एबीसी आ गया, एसी से आ गया, अब और किससे निकाल सकते हैं, इतना देख लो। तो मेरा आई आया, मैं आंसर लिखने तो बाकी सब मिटा देता हूँ, और भी देखते हैं ना कितने आंसर आ रहे हैं, और भी अपन निकाल सकते हैं, हो सकता है 5 से ज्यादा है, 5 आएंगे, चलो देखते हैं जितने भी आंसर मेरे आ जाए, ब्रांचेस जितनी भी हूं, देखते कितने करेंगे, सारे निकालने हैं अपने को। तो एक अपना i1 आया है, ये तो अब अपन मैं क्या निकाल सकता हूँ, i1 मेरे को पता है, i मेरे को पता है, तो i1 + i2 मैं बीसी ब्रांच से करंट निकाल सकता हूँ, बीसी ब्रांच में i1 + i2 करंट जा रहा है, पर i2 नहीं है ना मेरे पास, चलो ठीक है। और मैं किसमें निकाल सकता हूँ करंट, i - i1 निकाल सकता हूँ, हाँ मैं निकाल सकता हूँ ब्रांच ए डी में से करंट, i - i1 कैसे निकालोगे, एडी में से करंट, i कितना है 5/2, 5/8, 2 4 20, 15/8 एम्पियर, एडी ब्रांच में से चेक कर लेते हैं, थ्रू ब्रांच एडी, अरे 15/8 एम्पियर मिल गया थ्रू ब्रांच i2, चलो ठीक है, एडी ब्रांच हमारी थी, एक सेकेंड, चलो ठीक ही होगा, वो तो दिख नहीं रहा है, इतने सारे करंट लिखे हुए हैं, ठीक है। 15/8 एम्पियर आ गया एडी ब्रांच से, आप देख लेना कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो 15/8 एम्पियर। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों i2 नहीं है ना, i2 में किसी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल देता हूँ, सेकंड इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके i2 निकाल लेते हैं, 4i1 5/8 + 4i2 मुझे निकालना है, -2i मेरा 5/2 बराबर 5, जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व, 4 2 8, 5/2 + 4i2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 10 के बराबर, फिर उसको माइनस में ले जाओ, 4i2 10/1 - 5/2 मेरा आ जाएगा 20 - 5, तो ये आ जाएगा 4i2 आपके पास 15/2, i2 आ जाएगा 15/8 एम्पियर, तो 15/8 एम्पियर आपका आ गया थ्रू ब्रांच एफडी ब्रांच से और एफबी ब्रांच से, 15/8 एम्पियर आ गया एफबी और एफडी ब्रांच से, जिनमें i2 है उसका आंसर ये आ गया। अब i1 + i2 निकाल लो बीसी ब्रांच से, i1 + i2, i1 कहाँ है, i1 है 5/8, i2 मेरा 15/8, 20/8 एम्पियर है, 10/4 एम्पियर है, 5/2 एम्पियर बीसी ब्रांच से, i1 + i2 - i ब्रांच से निकाल लो, i1 + i2 कितना है, i1 5/8, i1 + i2 - i कितना है, 5/8, तो ये इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 20/8 - 5/8, इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, आप थोड़ा किचड़ मुचड़ हो गई, चलो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा लिखा गया, थोड़ा इतना नोट कर लो आप, है ना। अब करते हैं इसका, होगा ना
ठीक है। अब इन दोनों का आपने कैसे सॉल्व करा, 8 एलसीएम आ जाएगा 20 माइनस 2, तो देखो ये 0 एम्पियर आ जाएगा एडी ब्रांच से, आई माइनस नहीं, एक सेकेंड, एडी ब्रांच से थोड़ी ना, ये तो किसी और का आंसर, ठीक है। तो ये आपका सीडी ब्रांच में 0 करंट आ रहा है, सीडी ब्रांच में 0 करंट आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सीडी ब्रांच में 0 करंट आ रहा है, आई थिंक सारी ब्रांचेस से करंट आ चुका है, I1 आ चुका है, आई आ चुका है, सारा आ चुका है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, कुछ रह गया हो तो निकाल लेना, क्योंकि वेरिएबल सारे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी किरचॉफ्स के। अब एक अपन छोटी सी बात जान लेते हैं कि अगर आपको किरचॉफ्स लॉ किसी ओपन ब्रांच में लगाना हो, लूप नहीं बन रहा हो, तो ओपन ब्रांच में लगाने में हल्की सी अलग मेथड है, मतलब इतना सा याद रखना, तो आप ओपन ब्रांचेस को भी सॉल्व कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपका ये भी यूज होता है, ठीक। मान लो इस पूरी ब्रांच में यहाँ से सोर्स से कहीं से इसको करंट, मतलब कहीं से मिल रहा है, बी से करंट आ रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है, मतलब इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर जा रहा है करंट, ठीक। ये 10 वोल्ट बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 3 वोल्ट बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये रहा है, ठीक है। और आपको इसमें निकालना क्या है, तो मैं देख लेता हूँ, उसमें आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको बी ए माइनस बी बी निकालना है, ए और बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है भाई। और ऑब्वियसली बात है यार, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ए, और ये जो बी पॉइंट है ना, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो कुछ भी कह लो, मतलब इसका पोटेंशियल आप कह सकते हो ज्यादा ही होगा। और ऐसे भी यार ये बड़ी बैटरी है, ये बहुत बड़ी बैटरी है उसके मुकाबले, तो ये बड़ी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये बी ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल पे होगा, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे तो बी ए माइनस बी भी निकाल लेंगे। इसमें आपको हल्का सा बस इतना दिमाग में रखना है कि पहले आपको जो मैंने बताया ना, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव में लिखना है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आप नेगेटिव में लिखोगे, उसका मैं आपको हल्का सा रीजन दे देता हूँ। अब जैसे आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप पोटेंशियल ड्रॉप अगर लिखना चाहो, मान लो आप इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाह रहे हो, ये मान लो 1 ओम वाले के लिए, आप मान लेते हैं अपन पहले केस में ना ए से बी जा रहे हैं, तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो अब एक बात तो सही भी है, अगर करंट अगर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो इसके अगर करंट यहाँ से मान लो ऐसे आ रहा है, तो इस एंड पे हायर पोटेंशियल होगा रजिस्टर के, और दूसरे एंड पे लोअर, ऐसे समझो ना यार कि रजिस्टर में अभी तक 1 ओम के रजिस्टर में करंट बस यहाँ पे अभी एंटर नहीं करा, करंट अच्छा है काफी, अभी रजिस्टर से उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, अभी वो उसकी जस्ट पहले ही है, तो अभी उसको क्रॉस नहीं करा उसने, तो हायर पोटेंशियल पे क्रॉस कर लेगा, उसको करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब एक तरह से रजिस्टर को क्रॉस कर लो तो हमारा पोटेंशियल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्रॉस हमने रजिस्टर को क्रॉस किया ना, तो एक हमने अड़चन को क्रॉस किया, तो हमारा पोटेंशियल रजिस्टर को क्रॉस करने के बाद कम हो जाएगा, तो आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे अगर तो इधर आप हायर पोटेंशियल ले सकते हो, क्योंकि अब तक आपने क्रॉस नहीं करा होता, लोअर पोटेंशियल लोगे, तो करंट की डायरेक्शन में आप फाइनली लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो आप नेगेटिव में आएगा ना, कि फाइनल आप लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो 1 ओम के अक्रॉस आप ड्रॉप आप माइनस में लिखोगे अगर करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो, ठीक है। और हाँ, आप बोलोगे फिर उस वाले मेथड में अपन ने करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव क्यों लिखा, तो वो एक तरह का साइन कन्वेंशन है, वहां मैंने इस तरह साइन कन्वेंशन वहां पे अपन ने यूज करा है कि वहां माइनस लगाने की मतलब जरूरत नहीं पड़ी, अपन ने इस तरह उसको सॉल्व कराया, भाई पोटेंशियल ड्रॉप एक साइड लिखा और गेन उधर उस साइड लिखा, ठीक है। तो एक तरह से आप बस साइन कन्वेंशन की तरह याद रखो, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बस आपको लगाते आना चाहिए अच्छे से। बाकी मैंने हल्की हल्की उसमें अपन करंट के साथ जा रहे थे पॉजिटिव, इसमें आप साथ जाओगे तो उधर भी रियल में ये फेनोमेना होता है, रियल में ड्रॉप होता है, बट उसको हम लिखी इस तरीके से नहीं कि वो इस तरीके से आ जा रहा है, वो एक तरह के साइन कन्वेंशन है, वो लिखने का तरीका अगर चेंज हो जाता है ना, तो साइन फिर लगाना उल्टा। अब यहाँ पे अगर अपन साइन इस तरह लगा रहे हैं, तो मैंने आपको ये रीजन दिया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको साइन कन्वेंशन की तरह समझो कि वहां पर ने ऐसा लिया था, यहाँ ऐसा, तो 2 बातें बस आपको याद रखनी है बस यहाँ पे, बाकी यहाँ पे वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो तो भाई मैंने आपको जस्टिफाइड रीजन दिया था ना। अब कोई यही वाली मेथड वहां पर भी लगाते हैं, मतलब आप वैसे भी समझ सकते हो, बट जो मेरे को ठीक लगा मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे वो वाली मेथड तो सेम होती है, बैटरी को नेगेटिव पे आप अटेन करोगे तो पोटेंशियल गेन आप पॉजिटिव में लिखोगे, वो सेम है, बस एक चीज चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब ठीक है। अब वी माइनस वी भी निकालना चाहो तो मैं करेंगे अपोजिट चला जाता हूँ, और आपको वो लूप में ना, वो लूप था यहाँ पे एक स्ट्रेट बस ऐसा है ना, तो स्ट्रेट आपको बस ये कोई लूप नहीं बन रहा, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, करंट के अपोजिट जाओगे सब कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वैसे ही कर लेते हैं, करंट ऐसे आ रहा है मैं ऐसे चला जाता हूँ। तो अब जहां से आप स्टार्ट करोगे ना, आप उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आपको एज अ मेथड याद रखना है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पे उस पॉइंट का पोटेंशियल आप लिख लो, ठीक। लिख लिया मैंने, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने ए पॉइंट का पोटेंशियल वी लिख लिया, ठीक। अब मैं करंट की डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा हूं, तो आई आर इसके अक्रॉस में पॉजिटिव में लिखूंगा 2 into 3, फिर
में इसके अक्रॉस भी प्लस 2 इंटू 1 प्लस उसके अक्रॉस भी 2 इंटू 1/2। पोटेंशियल गेन भी आपको यहाँ पे इधर ही लिखना है, इस साइड ही लिखना है, ये भी आपको याद रखना है, पोटेंशियल गेन इसी साइड लिखना है आपको यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे सारे पोटेंशियल गेन लिख रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना सब में, तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं इधर मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव जाने लगा, फिर अब तो मैं फाइनली मैं इधर से जाऊंगा तो नेगेटिव को अप्रोच करूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा मेरा 10 वोल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, ये भी मेरा माइनस का 3 वोल्ट आ जाएगा बस। और इधर इस साइड सब कुछ आप इस साइड लिखना है, दूसरे साइड में बस आपको जो बचा हुआ पॉइंट का पोटेंशियल है वो लिख लेना है बस। VA माइनस VB एक साइड कर लो, 3 to the 6 plus 2 plus 1 minus 13 बराबर VB। अच्छा VB तो लिख चुका हूँ ना, तो 0 हो जाएगा। VA माइनस VB आपको चाहिए, 6 और 2 8, एक 9, 9 में से 13 गए, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, तो ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप उल्टा लगाते इस डायरेक्शन में चलते तो कुछ नहीं करते, फिर VB को पहले लिखते, जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसका पहले लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो सारे के सारे आप पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव में लिखोगे, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा 1 है ना, इसको काटोगे तो फिर अब ये दोनों पॉजिटिव में आने किया, बैटरी को आप नेगेटिव से पॉजिटिव अटेन करोगे तो प्लस का 10 और प्लस का 3 13 वोल्ट आ जाएगा, इधर VA आ जाएगा। VA माइनस VB निकालोगे, एक साथ कर लो, 13 और 2 और 3 और 9, 13 में से 9 गए 4, तो सेम ही आंसर आएगा, कैसे भी कर सकते हो देख लो। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं आपको सर्किट में वैसे तो कोई कैपेसिटर दिखेगा नहीं, बट कभी कैपेसिटर दिख जाए ना, तो अगर आप कैपेसिटर ऐसा दिख जाए, कोई लूप में अगर आपको कैपेसिटर है, कहीं पे भी कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ दिख जाए, तो आप कैपेसिटर के लिए साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो। अगर पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक, तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब अगर मान लो आप लूप में इस डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको पता है कैपेसिटर की इस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव का लोअर पोटेंशियल होगा, तो कैपेसिटर की इस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है और फाइनल आप हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो इसका V हाई, आपका जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो पोटेंशियल ड्रॉप आप लिखोगे Q/C, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मेरा V हो जाएगा Q/C। जो भी इसका चार्ज है, चार्ज में छोटा क्यों कह देता हूँ, एक ही बात है, Q कुछ भी कह लो, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस Q/C आ जाएगा पॉजिटिव का। वहीं अगर आप ऐसे चलते तो ये ऐसे चलने के लिए था, चलो मैं अलग बना देता हूँ ना, क्या लिखा है, अब ऐसे चलते हो, फिर अगर आप ऐसे चलते फाइनल आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप आप ऐसे लिखोगे माइनस में, क्योंकि फाइनल तो आप नेगेटिव में गए ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको एक तरह से चेंज आपका नेगेटिव में आएगा, तो इस तरह। फिर अगर आप स्ट्रेट वाले में लगाओ या लूप वाले में लगाओ, दोनों में यही फंडा आएगा, ठीक है। स्ट्रेट वाले में लगाओ, उसमें कैसे भी, उसमें क्या लिखते थे आप, उसमें बस Q/C, जब मैं लूप वाले में लगाऊ ना, तो लूप वाले में लगाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप एक साइड लिखते हो सारे और गेन एक साइड लिखते हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप की जगह जो भी डायरेक्शन हो उसकी जगह बस पॉजिटिव आ रहा हो तो Q/C लिख देना, और गेन तो उस साइड लिखते हो वैसे भी आप वहां पे, तो जिस डायरेक्शन में जिस साइड में ड्रॉप लिखते हो उस साइड आपका ये भी जोड़ देना, अगर प्लस में हो माइनस कर देना, अगर ऐसे जो भी साइन हो, और अगर सीधी वायर में लगा रहे हो, ऐसे में लगा रहे हो, तो भी साइन कन्वेंशन तो सेम ही रहेंगे ना। और आपको पता है इस दूसरी साइड तो कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ एक बचे हुए पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो ड्रॉप होगा ना, अगर आपका गेन हो रहा है तो बस उसको फिर जो भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से आ रहा है उसको यहीं पे लिख दो, प्लस में आ रहा है तो यहीं प्लस में लिख देते, माइनस में आ रहा है तो यहीं माइनस में लिख देते, दोनों ही केसेस में लगा सकते हो ये साइन कन्वेंशन, कैपेसिटर के देख लो, कि ज्यादातर आपको ज्यादा यूज नहीं आता, बट फिर भी देख लिया अपन ने, ठीक। तो एक लास्ट काफी सॉलिड क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद किरचॉफ पूरा लॉ खत्म हो जाएंगे, फिर अपन चैप्टर के आखिरी पेज की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट अभी एक आखिरी क्वेश्चन जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक। अब जल्दी से यहाँ पे देखना, मैं आपको एक चीज अच्छे समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन 10 वोल्ट की बैटरी है ना, हाँ चलो अब मेरी बात समझना है। अब आप यहाँ से बैटरी से, ये क्वेश्चन लिखने में बड़ा जरा ना इजीली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। 10 वोल्ट की अगर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी यहाँ ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे लगी हुई है, आप देख पा रहे हो बैटरी को जिस तरह लगी हुई है। अब एक काम करो, यहाँ से 3I करंट निकालो, क्योंकि आगे जाके आपको पता है करंट इधर 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 3 ब्रांचेस में बटेगा, तो आप समझ जाओगे 3 में बटेगा, 3 गुना ले लो तो आई। और हमेशा याद रखना ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है पूरा, तो तीनों ब्रांचेस में आई करंट ही जाएगा, तो आई करंट ही जाएगा, तो जो भी यहाँ पे करंट निकलेगा अगर वो 3 गुना है, मैं देखो ये मैंने कोई असम्पशन नहीं ली 3I जितना करंट, ये कोई असम्पशन नहीं है, ये 3I करंट सही में होगा भाई। अगर यहाँ से मान लेते हैं, अगर यहाँ से समझो कितना भी एम्पियर चल जाए, अगर यहाँ से 9 एम्पियर करंट निकल रहा होता तो वहां पे 3 जाता, तो असलियत में अगर वो 3 अगर आई हो जाए तो उसका 3I तो है, ये कुछ भी यहाँ पे करंट निकलेगा तो ये उन तीनों का जो इंडिविजुअल ब्रांचेस में जाएगा उसका 3 गुना ही तो होगा, और वो इक्वल जाएगा तीनों ब्रांचेस में, तो एक असम्पशन नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है 3I। और यहां से फिर I चला जाएगा, यहां से I चला जाएगा, यहां से I चला जाएगा, तीनों ब्रांचेस से I चला गया, देख लीजिए
अब यहाँ पे ना तीन अलग अलग फिगर बन गई है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। उन तीन फिगर्स को मैं बना लेता हूँ। तीन फिगर में आपका ये करंट बट रहा है। एक तो ये फिगर बन गई, पहले मैं बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। ये ऐसा, ये ऊपर ऐसी शेप सी बन रही है कुछ। देखो एक शेप ऐसी बन रही है, जो पहला आई करंट है वो यहां से एंटर कर रहा है। पहला आई करंट इतने भाग में जा रहा है, ठीक है। फिर वो यहां से देखो ये आई करंट आया, फिर यही तो शेप में जा रहा है जो मैंने यहाँ पे अलग बनाई है। फिर यहां से आई जाएगा और इधर भी सेम करंट बटेगा। इस पूरा फिगर ही सिमेट्रिक है ये, I/2, ठीक है। ये दोनों में से I/2 गया। और ध्यान से देखना, अगर ए पॉइंट पे करंट अगर 3 आई हमने लिया तो यहां से 3 आई वापस भी आना चाहिए, और वो आएगा। वो कैसे आएगा वो देखना। अब ये पॉइंट तो क्या है, ये सी डैश पॉइंट है। ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, इससे बहुत आपको डीप नॉलेज मिलेगी। डी डैश सी डैश। अब मेरी बात ध्यान समझना, बी डैश है। सी डैश पॉइंट को I/2 आई करंट, नहीं एक सेकेंड, हाँ सही है ना। आई करंट यहां से गया तो यहां से I/2 पूरे में से गया, यहां से पूरे में से I/2 गया, तो I/2 यहां से मिल गया, यहां से I/2 मिल गया, यानी सी पॉइंट को आई करंट तो मिल गया। सी डैश पॉइंट पे पूरा 3 आई वापस आना चाहिए, क्योंकि 3 आई हमने निकाला है पॉइंट से, तो बैटरी को वापस 3 आई मिलना चाहिए। तो सी पे अगर 3 आई आएगा तभी तो बैटरी को वापस मिलेगा। तो हमने सी डैश पॉइंट पे आई करंट को ले ही दिया। अब 2 आई और चाहिए। अब देखो कैसे ये आई करंट को अब पूरे बड़े फिगर में कैसे टूटेगा वो देखते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिख दो। आई करंट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे I/2 चला जाएगा। मैं इस आई करंट को तोड़ रहा हूं, यहाँ पे ये वाला आई करंट को, ये ब्लू वाले जो मैंने लिखा है फर्स्ट वाले फिगर में, ये आई करंट, इस वाले आई करंट को मैंने I/2 और इधर I/2, फिर इधर ऊपर भी I/2 जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि I/2 ऐसे चला गया, ये तोड़ दिया आपने, फिर यहां से भी I/2 चला गया, ठीक। अब अगला फिगर बनाओ। अगला फिगर आपको कुछ ऐसा बनेगा। दूसरा आई करंट ऐसे गया है, तो ऐसे गया है आई करंट, और फिर ये वाले बॉक्स जैसे शेप में नहीं जा रहा है। देखो दूसरा आई करंट आपका यहां जा रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे पूरे में ऐसा बना सकते हो आप दूसरा आई करंट। एक सेकंड में देख लूं, हाँ ठीक है। दूसरा आई, हाँ आपका ऐसे ही बट रहा है, ठीक। यहां से आई आया, फिर यहाँ पे I/2 चला गया, यहाँ पे I/2 चला गया। और मेरी बात ध्यान समझना, ये डी पॉइंट है, ये डी डैश पॉइंट है, ये सी डैश पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब देखो सी डैश पॉइंट को फिर से आई करेंगे, एक और आई करंट मिल गया। यहाँ से I/2 आया, यहाँ से आई आया, I/2 आया, सॉरी I/2 वापस आई मिल गया। तो फिर यहाँ पे इस पे देखो, यहाँ से ये जो आई करंट आया नीला वाला, ये आई करंट यहाँ से आया, ये कैसे टूटेगा, फिर आगे जाके ये वाला आई करंट भी आएगा यहाँ पे आगे, ठीक है। ये जो आई करंट यहाँ पे आया, ये इधर I/2 चला जाएगा, इधर I/2 चला जाएगा, इधर I/2, इधर I/2। अब ये I/2 ऊपर जाएगा, ठीक, I/2, ठीक है। फिर ये I/2 ऐसे जाएगा, ये I/2, हाँ ठीक है, I/2 ऐसे जाएगा, ठीक है भाई। और यहां से आई गया, ये देखो यहाँ, ओ सॉरी कुछ गलती हुई है अपने से, लेट मी चेक। हाँ चलो ठीक है, यहां से देखो I/2 ऊपर गया, I/2 यहां से गया, और ये कुछ गया, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, तीसरा फिगर। अभी तक तो ठीक लिख रहा है मेरे को, भी एक बार देखते हैं, कुछ मिस्टेक होगी तो समझ जाएंगे आगे। तीसरी फिगर कुछ ऐसी बन रही है आपकी, ठीक। यहां से आई करंट आ रहा है, ये सी डैश पॉइंट है, ये बी डैश पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से I/2 हो गया, इक्वल पार्ट में चला गया, और यहाँ से I/2 मिलके वापस सी डैश पॉइंट पे एक और आई करंट मिल गया। तो 3 बार आई करंट मिल गया, ठीक है। एक बार इस फिगर की मदद से, एक बार इस फिगर, एक बार इस फिगर, तो टोटल 3 आई करंट यहाँ से तो आई गया ना, तो बस खत्म। तो इसको मिल गया बैटरी को फुल करंट। अब इधर जो करंट बटेगा, यहाँ से आई करंट आया, यहाँ से I/2 चला गया, यहाँ से I/2 चला गया, ये मैंने सारे करंट बना दिए। अब देखो बड़े फिगर में देखो कि सी डैश पॉइंट को पूरा 3 आई कैसे मिल रहा है भाई, काफी थोड़ा ध्यान से देखना। आप ध्यान बढ़ा देना, ब्लू पेन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से I/2 आया, यहाँ से I/2 आया, I/2 दोनों इस जंक्शन पे मिलके आई करंट दे देंगे, तो सी डैश पॉइंट को पहला आई करंट मिल गया, ठीक है। हाँ अब देखो, अब दूसरा आई करंट कहां से मिलेगा, दूसरा आई करंट मिलेगा
देखो ये समझ रहे हो, मतलब ये दोनों वायर आपस में क्रॉस नहीं हो रही है। इस पॉइंट पे देखो, आपको देख के लग रहा होगा ये पॉइंट दोनों क्रॉस हो रहे हैं, ये क्रॉस नहीं हो रहे। ये एक वायर पी की 3D है पूरा, एक वायर पीछे से जा रही है, एक वायर इससे ऊपर जा रही है, क्रॉस नहीं हो रही है आपस में, पूरा 3D एक तरह से ऐसा ये क्यूब है पूरा 3D, ये क्रॉस नहीं हो रही दोनों वायर, ठीक है। तो वो करंट को यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, कोई जंक्शन नहीं है। ये करंट I/2 ऊपर जा रहा है इंडिपेंडेंटली और एक इधर ऐसे आगे बढ़ रहा है, यानी ये कोई यहाँ पे बढ़ेगा नहीं करंट, ये कोई जंक्शन नहीं है। ये अपना I/2 ऊपर निकल जाएगा, वो I/2 ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक। फिर यहां से I/2 आया, ये I/2 ऊपर आया, फिर I/2 एक यहां से आ ही रहा है। अगेन ये कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, अपने 2D में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कुछ भी सारा एक 3D है। फिर ये I/2 ऐसे जा रहा है और एक I/2 ये ऊपर आ रहा है, एक I/2 ऐसे आ रहा है, I/2 ऊपर आ रहा है, I/2 आई दूसरा आई यहां से मिल जाएगा। यार ये पेन नहीं चल रही, एक सेकेंड वाली ले लेते हैं। देखो ये आई करंट यहां से मिल गया, ठीक। अब तीसरा आई करंट, दो आई मिल रहे हैं भाई, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब तीसरा आई मिलेगा, ये I/2 यहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, एक I/2 ये आ रहा है, देखो मिल गया, साफ साफ दिख रहा है, एक I/2 ये आ रहा है, एक I/2 ये आ रहा है, दोनों मिलके आई करंट ये देंगे, तीसरा आई करंट। तो ये पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देख लो, बस अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको। जिस ब्रांच में आपको हर एक ब्रांच में करंट निकालना है और पूरा आज का आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट तो आपका निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, आइए आर इक्विवेलेंट। अब ये छोटे छोटे जो इंडिविजुअल फिगर है वो आप देख लो, मैं उनको मिटा रहा हूं, ठीक है, देख लो। हाँ, ये जो जितने भी रजिस्टर है वो सारे 1 ओम के, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब इस लूप में ना किरचॉफ लॉ लगाओ, जो अपना लूप लॉ ई वाले लूप में, जिससे बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी जो एक तरह से वायर जैसी नहीं दिख रही, ये भी एक लूप ही है पूरा, समझ रहे हो, ये वाला लूप, ये ठीक है। ये बैटरी कोई पॉइंट पे लगी हुई है, क्या कुछ नाम है इस पॉइंट का, एफ पॉइंट है ना। ये देखो लूप, इन लूप ए एफ सी डैश, हाँ चलो ए एफ सी डैश, ए एफ सी डैश, सी बी ए, समझ रहे हो। इन लूप ए एफ सी डैश सी बी ए, ये जो बाहर ऐसी बन रही है ना एक, ये पतली वो, ठीक है। अब मैं इसमें कैसे डायरेक्शन में चलते हैं, किस डायरेक्शन में चले भाई, देख लो यहाँ से 3 एम्पियर है पूरा, ठीक है, 3 आई सॉरी, इस डायरेक्शन में चल देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, ये एक पोटेंशियल ड्रॉप तो यहाँ पे हो रहा है, आई आर जितना, हर एक को आर कह लो ना, हर एक को आर कह लो, सारे वनों में आई आर एक ऐसे हो रहा है। फिर एक ऊपर जाओगे प्लस I/2 मेरा आर हो रहा है, ठीक है, आर हो रहा है। फिर ये भी तो हो रहा है प्लस आई, ये आई है ना, हाँ आई है, आर है, और पोटेंशियल गेन है कि 10 हो रहा है। फटाक से देख लेते हैं भाई, आगे आर की जगह 1 डाल दो, 2i प्लस I/2, अरे 2 और आधा 2.5 होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो 5/2 लिख सकते हो, ठीक है जी। फिर ये आ जाएगा, अब देखो 20 और i, ये मतलब 20 और डिवाइडेड बाय 5, 4 एम्पियर, यानी आपको टोटल करंट यहाँ से, सॉरी मतलब आई करंट आपको मिल गया। अब आई करंट मिल गया, अब आपको सारी ब्रांचेस में करंट पूछ रहे हैं आपसे। अब क्यूब की ना 12 साइड नहीं, सॉरी मतलब मेरा कहने का मतलब है, हाँ कह सकते हो एजेस, एज का मतलब ए बी एक एज हो गया, बीसी एक एज हो गया, सी डैश एक एज हो गया, बी डैश सी डैश एक एज हो गया, ए डैश बी डैश एक एज हो गया, ए डैश डी डैश एक एज हो गया, डी डैश सी डैश एक एज हो गया। तो इससे 12 एजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्यूब में, ये एक अपना ज्योमेट्रिकल फैक्ट है। आपको 12 एजेस, एक एडी एक हो गया, बीसी एक हो गया, इससे 12 मिलेंगे। और आपको हर एक, अब मैं आपको यहाँ पे निकाल के नहीं बता रहा हूँ, इतना आप समझ जाओगे, तो लिख देना सारा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फिर लिख देना द करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस वुड बी, आप फिर लिख देना एबी में से आई करंट जा रहा है तो 4 एम्पियर हो जाएगा। फिर आपके बी डैश बी ब्रांच में से I/2 जा रहा है तो उसमें 2 एम्पियर लिख देना। अगर I 4 एम्पियर है तो I/2 2 एम्पियर हो गया। तो देखो दो सारी ब्रांचेस में या तो किसी में आई जा रहा है तो 4 एम्पियर हो जाएगा, जिसमें I/2 जा रहा है उसका 2 एम्पियर हो जाएगा। तो लिख देना करंट थ्रू ब्रांच ए बी 4 एम्पियर, करंट थ्रू ब्रांच बी सी 2 एम्पियर, करंट थ्रू ब्रांच सी डैश 4 एम्पियर, जिसमें आई जा रहा है करंट थ्रू सी डैश डी डैश 4 एम्पियर। तो ऐसे लिख के सब में स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 12 आपको आप गिन लीजिएगा अच्छे से। जब मैंने भी क्वेश्चन किया था मैंने ऐसे ही कर रहा था, मैं देख रहा था कितनी कितनी ब्रांचेस, आप देखना सारी आपको 12 ही मिलेगी। किसी जिसमें आई जा रहा है उसमें 4 लिख देना, जिसमें I/2 2, क्योंकि काफी एजेस में 4 एम्पियर जा रहा होगा, आई किसके बहुत सारी में I/2 भी जा रहा होगा, ठीक। तो ये पहला आंसर हो गया, सारी ब्रांचेस का करंट मिल गया, ठीक है।
अब अपन एक काम करते हैं, बस फाइनली आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब ओम्स लॉ लगाओगे आप, ओम्स लॉ कैसे लगाओगे? अगर आप एक ओम्स लॉ लगाओ, ये बाहर का जो लूप में अभी ये जो लूप का अपन ने नाम लिखा है, उस लूप को ही अगर आप वापस देखो, उस लूप को अगर आप वापस देखो, तो आप इस फिगर को, इस बड़े से क्यूब वाले फिगर को रीड्रॉ कर सकते हो। ऐसे करोगे रीड्रॉ। कैसे करोगे रीड्रॉ? ऐसे करोगे। देखो इस पूरे तामझाम को तो आपने सॉल्व कर लिया ना, इस मतलब अभी नहीं करा, मान लो तो इस पूरे तामझाम का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होगा, और ये पूरा तामझाम यहाँ बैटरी से नीचे कनेक्टेड है। ये यहां से ऐसा बना ले, मैंने ऐसे ही बनाया, एक बार चेक कर देते हैं अगर सही जा रहे हैं। ठीक है, और देखो ये तामझाम इधर ए से कनेक्टेड है और इधर उधर सी डैश से कनेक्टेड है, और सी डैश वाला पॉइंट एक कनेक्टेड है बैटरी से, और एक ए वाला पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड है। ए वाला हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, सी डैश वाला लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। देखो, और आर इक्विवेलेंट, अब एक काम करो, अब क्या कर सकते हो, आई तो आपको मिल ही गया ना, अब आप ओम्स लॉ लिख सकते हो। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अब आपको ओवरऑल सर्किट पे रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको वोल्टेज भी पूरे सर्किट की ओवरऑल देनी पड़ेगी। पूरे ओवरऑल सर्किट को वोल्टेज 10 वोल्ट दे रहा है, तो V इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं, नेट V आप समझ सकते हो बैटरी का, तो उसके लिए आपको I चाहिए होगा। अब जो I कौन सा लोगे, सिंस यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको टोटल करंट लेना पड़ेगा ना, जो पूरे सर्किट से फ्लो हो रहा है। पूरे सर्किट से तो 3i जा रहा है ना, सर्किट में जा भी 3i है, निकल भी 3i है, वो उससे हमको मतलब नहीं अंदर क्या बढ़ रहा है, 3i लेना है अपने को, क्योंकि टोटल करंट तो 3i निकल रहा है ना बैटरी से, तो वो है तो 10 वोल्ट टोटल है, सबको आपको ओवरऑल लेना है, 3i आपका ओवरऑल है। ठीक है, इसको आप छोटा ही लिख लो, कंफ्यूजन हो जाएगी तो। ठीक है, और आर आपका, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। 4 आप आई की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दो, 10 बाय 4 3 जा 12। अब मैं एक बार चेक करूं सही जा रहे हैं अपन, एक बार अपन सही जा रहे हैं, 10 बाय 12, ठीक है सही जा रहे हैं, 5 बाय 6, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, ये अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन डन होता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमेशा याद रखना, आई अगर कभी नेगेटिव आए ना बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो फर्दर कैलकुलेशन में भी आप नेगेटिव यूज करना। ठीक है, क्योंकि आपने सर्किट ही उस तरीके से बनाया जिसमें आपका आई नेगेटिव आ रहा है, तो फर्दर कैलकुलेशन में भी वही यूज करना। ठीक है, तो ये हो गया। सो बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट फेज की तरफ, विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अब ये सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर वगैरह के बारे में हम सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे, बेसिकली हीट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो भाई करंट दौड़ता है, तो वहां से जो एनर्जी बनती है हीट एनर्जी, मतलब वो तो एक हेडिंग लिखी हुई है, खैर इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, हमको इसके अंदर हीट एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है। ये 2 मेजर टॉपिक में हमको इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम थोड़े कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। इससे पहले एक बात जानिए, कंडक्टर में जब करंट दौड़ता है तो उसमें हीट क्यों आती है? तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, खुद कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो पाते हैं, तो फ्लो तो होंगे, लेकिन कंडक्टर की भी तो कुछ रेजिस्टिविटी होगी, वो एक रुकावट पैदा करेगी, या कह लो रेजिस्टिविटी एक इस फॉर्म में होती है कि जो मेटल आयंस होते हैं बड़े बड़े कंडक्टर के, कंडक्टर मेटल होता है, मेटल के पास पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते हैं, तो जो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वही उससे टकराते हैं, और उस टकराने के कारण ही बहुत हीट प्रोड्यूस होती है करंट फ्लो के दौरान ही, और वही हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है, तो बस वही उसी के कारण कंडक्टर हीट होता है। तो रेजिस्टिविटी एक तो होती है, रेजिस्टिविटी को आप अलग से भी एक फैक्टर कह सकते हो, या ये भी तो एक तरह की रेजिस्टिविटी है जो मेटल आयन से वो टकरा रहे हैं। बट हाँ, रेजिस्टिविटी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कितना अपोज कर रहा है, या अगर आप अलग से बताना चाहो, कोलिजन वाले मतलब कोलिजन मतलब जो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो किससे टकराते हैं, मेटल आयन से टकराते हैं। तो आप कह सकते हो फिर एक पॉइंट ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद लार्ज मेटल आयंस, देन लिख सकते हो रेजिस्टिविटी इज आल्सो इन फैक्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ हीट एमिशन फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक, तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्टिंग यानी जो ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो होते हैं, कोलाइड विद मेटल आयंस ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव मेटल आयंस ऑफ द कंडक्टर बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, जो बैटरी एनर्जी दे रही है, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है जिसके कारण हमारा करंट फ्लो हो पा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कर रही है, वो एक तरह की एनर्जी ही दे रही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, हम कहते हैं भाई अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है तो वही उस करंट को सप्लाई करवा रही है, मतलब वही एक एनर्जी दे रही है उस करंट को। एक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कुछ भी तरह का, एनर्जी को आप ऐसा वर्क भी कभी कभी कह सकते हो, तो बैटरी ही तो सारा काम कर रही है।
ठीक है, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है हमको एक तरह की बैटरी, बाय द इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन द कंडक्टर। तो जो बैटरी हमको एनर्जी देती है वो क्या होती है, हीट एनर्जी, और उससे करंट तो फ्लो होता है, बट उसको आप कहते हो कि वो हीट एनर्जी, वो जो बैटरी के द्वारा दी गई एनर्जी वो पूरी की पूरी हीट, मतलब उसको कह सकते हो, उसका मेजोरिटी पार्ट तो कह सकते हो हीट एनर्जी में जाता ही है। ठीक है, मतलब वो तो खैर डिपेंड ऑन द, जो अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ उसको पार्ट आप कहते हो कन्वर्ट होता है, ठीक है, हीट एनर्जी में। ठीक है, ये हो गया हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंडक्टर। भाई बैटरी जो एनर्जी देगी तो उससे पूरा सर्किट फ्लो करेगा, पूरा करंट फ्लो करेगा, तो उससे हीट एनर्जी भी तो बनेगी, तो बैटरी ने काम किया तभी तो इनडायरेक्टली हीट एनर्जी बनी। हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बैटरी। तो ऐसा हम फिजिक्स में यही अपन मान के चलते हैं कि भाई जितना काम बैटरी ने किया होगा सर्किट को चलाने में, तो वर्क डन बाय द बैटरी, देखो द हीट रिलीज फ्रॉम द कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बैटरी। तो हम कहते हैं कि भाई जो हीट निकली वो वर्क डन बाय द बैटरी के कारण निकली। और बात देखो कहीं ना कहीं सही भी है यार, बैटरी काम कर रही है जब तो सर्किट चल रहा है, जब तो हीट बन रही है, तो आप कहोगे कि हीट एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। और हम मान के चलते हैं बैटरी की हम एक साथ वर्क नहीं लिखते, हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग द वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, वर्क डन देखो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, डेफिनेशन वाइज फॉर्मूला रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम आप कह सकते हो dw बैटरी, इसको dw बैटरी बाय dt मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आप dw बैटरी का फॉर्मूला हो जाएगा p डॉट dt, मैंने वहां से लिख दिया। अब देखो यार पावर के फॉर्मूले अपन निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, पावर आपके पास होता है, देखो पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं। अब आप बोलोगे कि पावर तो वर्क अपॉन टाइम होता है और यहाँ पे आपने बैटरी लिखा है या एक्सटर्नल लिखा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी लिखो या वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी लिखो। भाई बैटरी भी आपने एक्सटर्नली सर्किट में जोड़ी है ना, तो एक्सटर्नल काम करवाने के लिए ही तो आपने बैटरी को जोड़ा है। तो आप कहोगे कि सर्किट पे, जो सर्किट को चलाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, इट इज परफॉर्मिंग बाय द बैटरी, जो बैटरी ही परफॉर्म कर रही है। तो dw बैटरी या dw एक्सटर्नल एक ही बात है कि एक्सटर्नल वर्क डन इज आल्सो परफॉर्म बाय द बैटरी, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अगर आप dw बैटरी या dw एक्सटर्नल लिखो यहाँ पे तो ठीक है। और आपको पता है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है dw बैटरी क्या होता है, dw एक्सटर्नल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो आपने छोटा वर्क डन लिखा है तो v इनटू dq। बस यहाँ पे ये बात है कि पोटेंशियल बैटरी का हो जाएगा। हाँ अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ते थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पोटेंशियल पढ़ते थे, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप कह सकते हो यहाँ पे, और एक्सटर्नल वाले में पॉजिटिव साइन आता था, समझ रहे हो, मतलब ये एक्सटर्नल वाला आप समझ सकते हो ना, ऐसा ही होता था ना फॉर्मूला एग्जैक्ट। फिर dw एक्सटर्नल आपने ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दो v डॉट dq। ठीक है, अब dw एक्सटर्नल आपने लिख दिया v डॉट dq अपॉन, इसको तो dt लिखो ना आप, क्योंकि dw एक्सटर्नल लिखा बाय dt, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं ना, मतलब इसी रेशियो में लिख रहे हैं, तो dt आएगा ना नीचे बाय dt। अब dq बाय dt क्या होता है, करंट होता है, तो vi आ गया। तो पावर का आपको फॉर्मूला मिल गया v इंटू आई, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, पावर मिल गई। अब इससे आप और फॉर्मूले बना सकते हो ओम्स लॉ की मदद से। v होता है आई आर, तो v की जगह अगर आई आर डालोगे इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर पावर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। एक अगर आई की जगह क्या डाल सकते हो, v बाय आर ओम्स लॉ से, तो v स्क्वायर बाय आर। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आप फॉर्मूले बना सकते हो। ये देख लो भाई, पावर का टॉपिक ही होता है अपना, ठीक, ये देख लो एक बार। फिर यहाँ से आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में पावर की वैल्यूज पुट कर सकते हो। पावर का एक फॉर्मूला आपने निकाला, एक तो आप लिख सकते हो भाई vi डॉट dt, vi डॉट dt, या v स्क्वायर बाय r डॉट dt लिख सकते हो, या i स्क्वायर r डॉट dt लिख सकते हो। हाँ ये भी लिख सकते हो v स्क्वायर r डॉट dt, कुछ भी लिख सकते हो, पावर की तो वैल्यू पुट करनी है हमको तो बस। तो अब ऐसे इंटीग्रेटेड वाले फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये यूज कैसे होंगे। देखो अब मैं को यूज करना आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको ऐसे ऊपर का मैं थ्योरी बता रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है, कभी तो ऐसा होगा वो आपको करंट क्या दे देंगे, वेरिएबल, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, कभी आपको करंट दे देंगे वेरिएबल, कभी दे देंगे करंट आपको कांस्टेंट। अब जो v स्क्वायर बाय r वाला फॉर्मूला है भाई, आपको जनरली तो पता ही होगा कि करंट को ही वेरिएबल करते हैं, पोटेंशियल को रेजिस्टेंस वगैरह को वेरिएबल करते ही नहीं है अपन, ठीक है, मतलब वो तो इसी फॉर्म में रहते हैं ना। लेकिन वेरिएबल कौन सा होता है, करंट, करंट टाइम पे डिपेंड करवा देते हैं, कभी ऐसे क्वेश्चंस में आता है ना, हीट एनर्जी लिखा हुआ नहीं, तो इसलिए अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ज्यादातर, ये वाला आई स्क्वायर आर डॉट dt। ये भी काफी, मतलब बाकी भी यूज हो सकते हैं, हाँ मतलब इसको अपन काफी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखना है ना। अभी अपन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें अपन ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, हीट एनर्जी को एक्सेस, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई, देखो एक तो हो गया आपको, अगर मान लो आई स्क्वायर, बचपन से अपन हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से आई स्क्वायर आर टी, बचपन से पढ़ा है कि नहीं अपन ने, तो इसको आप आई स्क्वायर आर टी यहीं से तो बन गया। मान लो जैसे अभी अपन ने क्या निकाला भाई,
DW देखो यार, अब मैं आपको समझाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ DW बैटरी क्या है, सारा का सारा वर्क डन बाय द बैटरी। और ये अपने डेफिनेशन में पढ़ा, इस सारे के सारे वर्क डन को ही आप हीट एनर्जी लिखते हो, इसको ही आप H लिख सकते हो, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी, डेफिनेशन में पढ़ा। तो H आपका इनडायरेक्टली आप इसके बराबर लिख सकते हो। भाई सारे के सारे इंटीग्रेशन ऑफ DW बैटरी के तो फॉर्मूले लिखे मैंने, जो ये सारे इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले लिखे सब इसी के ही है, और ये H के बराबर है। तो H का फॉर्मूला आपको इनडायरेक्टली मिल गया I स्क्वायर R और dt। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये चीज के वैलिड है, जब I R सब आपका I और R दोनों वैलिड होंगे तो उनको सॉरी कांस्टेंट होंगे, तो आप उनको निकाल लो हर इंटीग्रेशन से 1 डॉट dt। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में I और R आप कांस्टेंट लेके चलते हो, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला बनाने के लिए 1 डॉट dt आपका T होता है। तो ये ऐसे एक्चुअल इसके आप डेरिवेशन कह सकते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कब, जब I और R कांस्टेंट हो, क्योंकि जब भी तो उनको मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाला, ठीक है भाई। अब इससे एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको करंट कांस्टेंट दे रखा हो तो रेजिस्टेंस तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, और टाइम आपको डायरेक्ट दे रखा हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल रखा हो, कोई लिमिट नहीं दे रखा कि इतने के इतने बीच में निकालो, तो इंटीग्रल की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये 2 एम्पियर दे रहा है और रेजिस्टेंस 3 ओम, टाइम 2 सेकंड के उन्होंने बोला हीट 2 सेकंड में कितनी रिलीज हुई होगी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहां से आ जाएगा। मेन बात है आप इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो एक बार। I स्क्वायर R डॉट dt ये फॉर्मूला है। अब इधर इंटीग्रल वाला आप कैसे यूज करोगे, क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको करंट दे रखा है 2t एम्पियर, बस बाकी सब कांस्टेंट है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, करंट आपको 2t एम्पियर दे रखा है, और रेजिस्टेंस देख लेता हूँ R तो कांस्टेंट ही होगा ना। मैं एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है I आपके पास 2t एम्पियर है, फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R 2 ओम, फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड x अक्रॉस द रेजिस्टर इन 3 सेकंड। तो उन्होंने एक ही टाइम इंटरवल दिया और बाकी चीजें आपको वेरिएबल भी है, तो इंटीग्रल तो यूज करना ही पड़ेगा। आपसे 3 दे दिया तो 0 से 3 मान लो आप टाइम। आई उन्होंने आपको 2 और रेजिस्टेंस तो 2 ओम दे रखा है ना, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लो 2 ओम, और I स्क्वायर डॉट dt, और I स्क्वायर आपको दे रखा है, I आपको दे रखा है 2t, उसका स्क्वायर कर लो डॉट dt, और आपको dt के रिस्पेक्ट में है ना, तो आपको 0 से 3 दे रखा है क्वेश्चन में। हीट आपको निकालनी है 3 सेकंड में, तो 0 से 3 लिख सकते हो ना, 3 सेकंड में कितनी हीट रिलीज हुई होगी, 4t स्क्वायर डॉट dt, ठीक है। यहां तक अपन सही कर रहे हैं ना, 2t का स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे सॉल्व करते हैं, कहां गया, वाइप कर लेते हैं इसको जरा, ठीक है। अब देखो इतना अपना आंसर आ गया, मतलब अभी तो नहीं आया थे। 2 4 को बाहर निकाल लो, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाय 3, और ऊपर से लिमिट तो 0 से 3 चल ही रही है, ठीक। 8 बटे 3 और लिमिट पुट करोगे तो 27 आ जाएगा, 3 9 27 72 जूल की हीट आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको इंटीग्रल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया, नोट कर लीजिए। कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स और अपन देख लेते हैं, नोट कर लिया अपना। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे कुछ छोटी मोटी बातें आपको कह रखी है, जैसे आपने जैसे घर पे पढ़ा होगा, घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उसका जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है कि भाई आपने कितनी यूनिट्स खर्च करी, तो उस हिसाब से एरिया में हर जगह यूनिट का भाव अलग अलग होता है। जैसे कई जगह 1 यूनिट कहीं और रुपए की होगी, कई जगह कोई दूसरे प्राइस होगी, एक यूनिट के हिसाब से बिल आता है आपका। तो उस एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है वो निकाल लेते हैं, वो तो छोटी क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। एक यूनिट जो आपकी होती है ना, जो रियल लाइफ में अपन यूज करते हैं, रुको मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ, ठीक है। एक यूनिट जो अपन लेते हैं ना वो होती है नियरली, मतलब वो नियरली क्या वो होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन अ 1 किलोवाट डिवाइस ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक तरह की 1 किलोवाट आवर एनर्जी। देखो 1 किलोवाट आवर ना एनर्जी की यूनिट है, वो कैसे पता चलेगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, या वर्क को आप कभी कभी एनर्जी भी लिख सकते हो ना, मतलब वर्क और एनर्जी आप एनालॉग की तरह कभी कभी देख सकते हो, तो पावर को कई जगह एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखा जाता है। तो और ये आप समझ रहे हो, और वैसे भी यार एनर्जी और वर्क यूनिट वगैरह तो सेम ही होती है, डायमेंशनल दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एनर्जी आ जाएगी पावर इनटू टाइम। और मान लो अगर आपने पावर का भी, पावर तो वॉट में भी ले सकते हो, किलोवाट में भी ले सकते हो, मान लो यहाँ पे पावर किलोवाट में, टाइम आवर में, तो किलोवाट आवर, तो वो क्या एनर्जी की यूनिट है, ये एनर्जी है, ये पावर की यूनिट नहीं है किलोवाट आवर, ये एनर्जी की यूनिट है। तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। चलो मैंने मिटा दिया, वैसे आप नोट कर लेना, ठीक है, जो मैंने लिखा था वो भी देख लेना। अब देखो 1 यूनिट आप 1 यूनिट में कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी आप सोचते हो यार 1 यूनिट में कितनी एनर्जी हम खर्च करते होंगे घर में 1 यूनिट में, तो वो देख लो आज। तो 1 किलोवाट, सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हो, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट में सबसे पहले कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट होंगे,
ठीक है। और 1000 वॉटों में पावर होता है मतलब समझ लो 1000 वॉट लिख सकते हो यहाँ पे, और 3600 सेकंड लिख सकते हो। 1 किलोवाट में 1000 वॉट इंटू, उसको मैंने पूरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वॉट सेकंड में। 1000 इंटू 3600 वॉट सेकंड, वॉट सेकंड मतलब 1 किलोवाट को मैंने 1 किलोवाट में 1000 वॉट हो गए, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए, तो ये वॉट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और वॉट सेकंड आपका जूल होता है, पता है कैसे, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और वॉट में ले लो पावर को, टाइम को सेकंड में ले लो, तो एनर्जी की यूनिट है वॉट सेकंड। तो एनर्जी की यूनिट, या फिर आप वॉट सेकंड को कहीं कहीं जूल भी लिखते हो, ठीक है, तो उसको जूल लिख लेंगे अपन डायरेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जूल लिख सकते हो। एनर्जी की यूनिट अगर वॉट सेकंड भी जूल भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड, जिसको आप जूल लिखो, 1 यूनिट आपके पास आ गई। नंबर यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऊपर से एक दो चीज और देख लो, पावर जो होती है आपकी वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम कह लो, वर्क अपॉन टाइम कह लो, कुछ भी कह लो, तो एनर्जी कह लो या वर्क कह लो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ml/t - 2 ही होगा अपॉन टाइम। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लो एक बार, ml/t - 3 होता है। और जैसे छोटी छोटी कुछ बातें वहां पे लिखी हुई थी, तो मैंने आपको सोचा बता दूं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये देख लो एक बार, क्या ये तो डायमेंशन तो सबको पता ही है, तो वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया, नोट कर लिया, ठीक है जी। और कुछ छोटी मोटी बातें और हो जाती है कि पावर जैसे होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम है, वर्क अपॉन टाइम, कुछ भी कह लो, तो पावर की यूनिट जूल बाय सेकंड भी होती है, जूल सेकंड इनवर्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो जूल सेकंड को या वॉट कहते हो, जूल पर सेकंड को या वॉट कहते हो, ठीक है। और भी जैसे कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे अगर तो जूल पर सेकंड आपका वॉट होता है, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी बातें रह रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। जो ये हो गया, चलो ml/t। हाँ, एक चीज ये रहती है कि हीट एनर्जी क्या होती है, एनर्जी भी तो आपकी एक तरह से एनर्जी कह लो या वर्क कह लो, जिस सारी टाइप की एनर्जी आप कहते हो उनका डायमेंशन ml/t - 2 ही होता है। तो हीट एनर्जी का भी डायमेंशन वही होता है, ml/t - 2, और हीट एनर्जी को भी आप जूल में ही मेजर करते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें और हो गई, ठीक है। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब बल्ब्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कॉइल होती है, कॉइल कुछ नहीं, जो बल्ब के अंदर टंगस्टन मेटल होता है ना, जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसको अपन कॉइल कह रहे हैं। बाकी ऊपर तो कोटिंग होती है ग्लास, मतलब बाकी तो पूरा कवर होता है ना, बाकी तो मेन तो उसमें टंगस्टन होता है, इसको कॉइल का है। टंगस्टन का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, उसमें करंट जैसे हम फ्लो करवाते हैं ना बल्ब से, तो बहुत ज्यादा उसमें हीट एनर्जी बनती है, और वही हीट एनर्जी बल्ब में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉइल होता है, इन विच हीट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब बल्ब इज यूजुअली, बल्ब की अपनी वोल्टेज पावर रेटिंग होती है। अब बल्ब देखना, उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट 30 वॉट, ऐसा लिखा होगा 220 वोल्ट, क्योंकि घर में जनरली 220 वोल्ट आता है, और 30 वॉट। तो ये क्या होगा, बल्ब इतने वोल्टेज पे काम करेगा और उसकी पावर इतनी बल्ब की, तो ये सब वोल्टेज पावर रेटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज आप कह सकते हो भाई, है ना, ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस, और बल्ब जो होता है, देखो बल्ब की पावर ना v²/r से लिखते हो, जिसमें R जो होता है ना वो v पावर होता है, तो v²/r, ये बात पक्की है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होता है। V क्या होता है यहाँ पे, ये V होता है सोर्स वोल्टेज, कि जिसे वहां 220 वोल्ट लिखा था, तो बल्ब को आप किसी सोर्स से तो कनेक्ट करोगे जो उसको वोल्टेज देगा। तो बल्ब को जैसे अपने घर में अपन कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे V की वैल्यू 220 आ जाएगी। तो 220 मल्टीप्लाई 220, जनरल जो अपने को डेटा, अगर मान लो मैं होम का डेटा ले लूं, घर में 220 वोल्ट आता है, तो V की जगह वो आ जाएगा। V सोर्स का वोल्टेज है जिससे बल्ब कनेक्ट करे, पावर क्या है उस बल्ब में जितनी लिखी हुई, जैसे 30 वोल्ट का बल्ब है, 20 वोल्ट का बल्ब है, तो ये वो सारी बातें लिखी हुई, ठीक है। ओके, आप देख लो, एक चीज होती है जिसमें अपना वो हीटर्स होते हैं, केटल होती है। हीटर क्या होते हैं, हीटर आप यहाँ पे हीटर अपन उसको कह रहे हैं जो पानी गर्म करने की रॉड नहीं आती, जो रॉड से पानी गर्म करते हैं, बाल्टी में डाल दो फिर वो पानी गर्म करती है, उसको हीटर कह सकते हो। और एक केटल जो होती है, जिसमें केटल में इलेक्ट्रिक केटल जो होती है, जिसमें अपन पानी वगैरह चाय वगैरह गर्म करते हैं, वो, तो दोनों ही चीजों को भी अपन कह सकते हैं दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंस, वो भी एक तरह की रेजिस्टेंस कॉइल ही होती है। वो भी क्या करती है, हीट एनर्जी को डिसिपेट ही करती है, उनमें भी रेजिस्टेंस हाई होता होगा जब तो हीट बनती होगी। कुल मिला के वो भी हीट को देने का काम करती है। उनके लिए भी लगभग डेफिनेशन ये हो जाएगी, दे आर आल्सो द रेजिस्टेंस कॉइल विद डिसिपेटेड हीट। कौन, जो पानी गर्म करने की रॉड है जिसको अपन हीटर कह रहे हैं, और जो हमारी क्या केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। तो उसको हीटर को या केटल वगैरह को ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनका ऐसा होता है। कैसा होता है, हीटर वगैरह जो केटल वगैरह होती है उसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, यार थोड़ा मेरा गलत दिख रहा है, एक सेकंड, ऐसे आप डिनोट करते हो हीटर या केटल वगैरह को, ठीक है। और बल्ब तो सबको पता है, अपन तो ऐसे बना दे, या बल्ब को अपन ऐसे डिनोट करते हैं ना, ये बल्ब को ऐसे बता दो, ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता होनी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हो गई। यहाँ पे जैसे आप कहते हो जितना भी वर्क डन बाय द बैटरी होता है,
वो मतलब कुल मिला के जो भी है सोर्स काम करता होगा, या बल्ब में कह लो, हीटर वगैरह, केटल वगैरह में कह लो, वो सारा का सारा वर्क डन बाय द सोर्स है। जो बैटरी वगैरह जिससे भी आपने कनेक्ट करा है वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट होता है। और वो देखा जाए तो बात भी सही है भाई। अब ऐसे थोड़ी ना ये बात सिर्फ केटल वगैरह और हीटर वगैरह के लिए, वो भी जितना भी उसमें जिस सोर्स से वो कनेक्टेड है वो जितना काम करता होगा वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता होगा। जो वो तो मैंने जनरली लिख भी दिया ना कि जो भी वर्क डन सोर्स करेगा वही का वही हीटिंग डिवाइसेस में हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखा भी जाए तो वर्क डन बाय द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वो नॉर्मल सर्किट में तो होता ही है। अगर आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो तो डिवाइस पे जो बैटरी या सोर्स जो काम करेगा वो काम भी तो डिवाइसेस भी तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो बल्ब गर्म हो जाएगा। काम जब करेंगे हीटर वगैरह केटल वगैरह भी तो गर्म हो जाएगी, तो वो भी वर्क डन वो भी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब बस डायरेक्टली आखिरी अपना टॉपिक बचा चैप्टर का, फिर अपना वीडियो मतलब सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। वो है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब्स, ठीक है। और उसके बाद अपन एक चीज पढ़ेंगे, जब हीटर कह लो या केटल कह लो उनको अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं या जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके लिए क्या क्या टाइम के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक बार देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले अपन पढ़ते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब्स। बल्ब को जब सीरीज में कनेक्ट कर दो तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, नेट पावर का, ठीक है। पहली बात तो दोनों फॉर्मूले ऑब्वियसली बराबर तो नहीं आएंगे, ठीक है, अलग ही आएंगे दोनों। अब सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब देख लेते हैं। सीरीज में जब अपन ने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब में अपन सीरीज पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए कैसा हो गया। अगर मान लो सर्किट कुछ इस तरीके का है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, मैं तो दोनों में सिंबॉलिक फॉर्म में बना रहा हूँ। और इसको अपन ने सोर्स से करेंगे, सोर्स है ये 20 वोल्ट का मान लो सोर्स दे दिया मैंने इनको, इनका सोर्स वोल्टेज V है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। आई करंट इसमें जाए, इसमें दोनों में सेम करंट जाएगा और आई वापस भी आ जाएगा सीरीज में इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे नेट पावर, इसकी पावर P1 होगी जो इसमें लिखी होगी, जो इस बल्ब की रेटिंग होगी, पावर रेटिंग, इसकी P2 होगी, अलग अलग पावर के। तो नेट पावर दोनों की कितनी हमको मिलेगी, तो सीरीज में हम क्या करते हैं ना, दोनों की पावर को यहाँ पे जोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब इसमें डेरिवेशन में अपन इसको स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं कि दोनों को पावर को हम जोड़ रहे हैं। तो पावर नेट आप निकालना चाहो दोनों बल्ब की, तो पावर 1 प्लस पावर 2, तो इसको लिख सकते हो पावर होता है आई स्क्वायर आर। अरे देखो ना, एक तो अपने पावर का VI पढ़ा था, आई स्क्वायर आर पढ़ा था, V स्क्वायर बाय आर पढ़ा था। तो आई स्क्वायर आर करंट दोनों के लिए सेम है, आई स्क्वायर R2, आई स्क्वायर आप कॉमन ले लो, R1 प्लस R। ये हो गया। अब पावर को आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो भाई, पावर को लिख सकते हो। अपन निकालना क्या चाहते हैं यहाँ पे, नेट पावर, मतलब पावर को निकालना चाहते हैं भाई। पावर किस तरह यहाँ पे सॉल्व, मतलब इसका नेट पावर का क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है। पावर यहाँ पे होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। पावर होती है V स्क्वायर बाय R। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अपन यहाँ पे सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने सॉरी एक मिस्टेक हो गई, पावर का अपना दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे अपन आई स्क्वायर आर, ठीक है। सॉरी उसके लिए एक मिस्टेक हो गई, पावर होता है आई स्क्वायर आर। अब भाई देखो पावर आप लगा रहे हो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला, चलो ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे पावर को, अब आई पूरे सर्किट के लिए निकालोगे तो पूरे सर्किट का वोल्टेज होना चाहिए V, और आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये होगा बच्चे सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस। और यहाँ पे भी यार R इक्विवेलेंट भी लिखोगे ना, ये पावर का फॉर्मूला जो जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे, और समझ रहे हो ये पावर भी आपके यहाँ पे नेट पावर निकल के आएगी भाई, ऐसी वैसी पावर नहीं है, ये भी क्या है नेट पावर, क्योंकि जो सारी चीजें अपने यहाँ पे यूज करी वो ओवरऑल सर्किट की करी है। और R क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, एक बार इससे कट जाएगा और पावर नेट आप निकाल सकते हो। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, 1/P नेट आपकी R1 प्लस R2 बाय V स्क्वायर आ जाएगी, और 1/P नेट आपके पास आ जाएगा R1 बाय V स्क्वायर प्लस R2 बाय V स्क्वायर। अब यार सबको पता है पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R, पावर होती है V स्क्वायर बाय R। अब एक तरह से देख के नहीं लग रहा है पहले वाले बल्ब की पावर का रेसिप्रोकल है, क्योंकि भाई वोल्टेज अब आप बोलोगे सीरीज में दोनों का वोल्टेज सेम कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे, सिंस वी आर टेकिंग सोर्स वोल्टेज हियर, तो सोर्स वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम ही, दोनों एक ही सोर्स से कनेक्टेड है ना, तो वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो R1 रजिस्टर है तो पहले बल्ब की पावर है इन द फॉर्म ऑफ 1/P1, क्योंकि उल्टा लिखा है फॉर्मूला 1/P। तो ये सीरीज कनेक्शन आप जो पावर वगैरह दे रखी है आप उनका सीरीज पैरेलल निकाल सकते हो ना, कितनी पावर आपको यहाँ मिलेगी ये नोट कर लो। अब ये भी पैरेलल कनेक्शन अगर आपका बल्ब का हो जाए वो कैसे होगा भाई, देखो पैरेलल में मान लो ये आपका एक बल्ब ऐसा कनेक्टेड है, ठीक,
और आपका दूसरा बल्ब ऐसे कनेक्टेड है। अभी तो सिंबॉलिकली मैं मतलब बना रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है मान लो भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आई करंट निकलेगा तो उसको I1 मिलेगा, जंक्शन पे करंट बढ़ता है, और I1 यहाँ से आएगा आएगा आएगा, तो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिलके आई वापस चलेगा। तो इसको I1 करंट मिल रहा है, इसको I2 मिल रहा है। यहाँ पे डेरिवेशन की शुरुआत आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? भाई देखो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले तो जो अपन ने पढ़े थे वही आप यूज होंगे। और आरनेट कैसे लिख सकते हो, दोनों बल्ब का मान लो उसकी पावर रेटिंग P1 है, P2 है इसका रेजिस्टेंस, R2 है इसका R1 है। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आप कैसे लिख सकते हो, 1/R1 + 1/R2 सिंस दे आर इन पैरेलल। भाई बल्ब भी क्या होता है, एक तरह का रेजिस्टर ही होता है ना, बल्ब भी कुछ नहीं होता, एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है इन द फॉर्म ऑफ डिवाइस। तो एक तरह से आपने दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, समझ सकते हो ऐसा, ठीक है। और देखो आर नेट को आप कैसे लिख सकते हो, पावर होता है V²/R, तो आर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से V²/P। अब देखो चाहे आप इंडिविजुअल बल्ब की बात कर लो या अगर बैटरी V वोल्ट का सोर्स है, तो ओवरऑल दोनों बल्ब के ओवरऑल आप समझ सकते हो दोनों को इंडिविजुअली भी V वोल्ट ही मिल रहा है। और अगर आप इन दोनों बल्ब का एक नेट बल्ब लिख लोगे, दोनों का नेट रेजिस्टेंस और नेट पावर का अगर एक बल्ब लगाओगे तो उसको भी V वोल्टेज ही मिलने वाली है। तो नेट रेजिस्टेंस भी आप लिखोगे तो वोल्टेज तो V ही लिखोगे, और इंडिविजुअल भी लिखोगे तो भी V लिखोगे। जैसे नेट कर भी दोगे, एक बल्ब लगा भी दोगे दोनों के नेट वाला, तो भी उसको V वोल्टेज ही मिलने वाली है। तो इसकी जगह आप रेजिस्टेंस लिख सकते हो V²/, लेकिन यहाँ पे बस एक बात है, P नेट आ जाएगा क्योंकि दोनों बल्ब का नेट रेजिस्टेंस लिखे हो तो पावर भी नेट आएगी। 1/V²/P1 आएगा यहाँ पे, प्लस 1/V²/P2। बस मैंने फॉर्मूला को पुट करा रेजिस्टेंस के, इन्वर्स कर दो, मतलब सॉरी उसको ऊपर ले जाओ, P net/V², P1/V² प्लस P2/V², V² हर जगह से कॉमन लेके कट जाएगा, P net आ गया आपके पास P1 प्लस P2। ये दो फॉर्मूले हो गए, नोट कर लीजिए भाई जी अच्छे से, ये देख लो भाई एक बार, है ना, ठीक। अब अपन निकाल लेते हैं जैसे अपना इलेक्ट्रिक वो होती है, केटल होती है या हीटर होती है, उनके बारे में जो टाइम उनको लगता है उसमें जैसे बुक उसकी टाइम की फॉर्मूला, अगर सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया, मान लो 2-3 केटल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो वो जो भी मतलब उनके लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो ओवरऑल टाइम, वो मैं आपको क्वेश्चन से एक बता दूंगा, पहले आप देख लो एक बार। इलेक्ट्रिक हीटर या केटल वगैरह के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं और उनको टाइम कितना लगता है। आप समझो टाइम मतलब वो अपन अभी देखेंगे, उसका मतलब पहले आप देख लो। जैसे क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता दो जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन पता है कैसा, कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कंसिस्ट है 2 रजिस्टर है, उसमें R1 एंड R2। एक इलेक्ट्रिक केटल में 2 रजिस्टर से देखो if only R1 is used it takes 3 minutes to make tea and R2 is used it takes 5 minutes to make tea। समझ रहे हो, मतलब तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि एक इलेक्ट्रिक केटल में 2 रजिस्टर्स हैं। कहने का मतलब अगर आप कुछ इलेक्ट्रिक केटल वगैरह को, अब इलेक्ट्रिक केटल में अलग अलग मतलब उन्होंने कह दिया कि रेजिस्टेंस होते हैं। अगर आप उसमें से एक को यूज कर रहे हो तो उतना टाइम लग रहा है उसको चाय गर्म करने में, 2 को यूज कर रहे हो तो इतना टाइम लग रहा है। तो रेजिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं, आप उनको समझ सकते हो कि जितना आप यूज करोगे तो कितना आपको टाइम लगेगा। पहले अपन उनका फॉर्मूला निकाल लेते फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, जब आप सीरीज में उनको कनेक्ट करोगे, सीरीज में क्या फॉर्मूला आया था, अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे हीटर वगैरह केटल वगैरह को, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, हीटर और केटल दोनों के लिए कंसेप्ट सेम मिलेगा, ठीक है। इसके लिए पावर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा यहाँ पे भी, सीरीज में जो बल्ब के लिए था वो भी इनके लिए ही होता है, वो हीटिंग डिवाइसेस के लिए इनके लिए भी यही होगा। और देखो पावर होता है ना, देखो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, और हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है, तो उसको हीट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो फॉर हीटिंग डिवाइसेस। तो आपका यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हीट अपॉन टाइम लिख लो, 1 अपॉन हीट अपॉन टाइम नेट, 1 अपॉन हीट अपॉन टाइम प्लस 1 अपॉन हीट अपॉन टाइम। यहाँ पे आप असम्पशंस लिख लीजिएगा कि वी आर टेकिंग द हीट एनर्जी हम सबकी सेम ले रहे हैं, मतलब जो इंडिविजुअल केटल वगैरह हीटर वगैरह है अपन सबकी। आप उसको इजीली ऐसे भी समझ सकते हो ना, हमने केटल्स को हीटर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनका नेट टाइम कितना आएगा, तो अब उनको ऐसे, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि रजिस्टर का यूज करा हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि 2 रजिस्टर 2 केटल वगैरह को आप अगर एक साथ सीरीज में यूज कर लो तो उसको बोल सकते हैं अपन ऐसा। अब रियल लाइफ में उनका किस तरह मैकेनिज्म होता होगा वो नहीं जानना ना अपने को, अपन इतना समझ सकते हैं कि जो भी अपन ले रहे हैं इंडिविजुअल केटल ले रहे हैं या हीटर ले रहे हैं, सबकी हीट एनर्जी में H के बराबर ही मान के चलिए कि सारे के सारे H अमाउंट ऑफ हीट ही हमको दे रहे होंगे जितने भी अपन ने सीरीज में लगाए हुए हैं।
और उनकी जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं नेट हीटर जो इन दोनों का एक नेट टाइम को ले रहा है, उसका टाइम इन दोनों से तो अलग है, पर उसको नेट टाइम में भी सिर्फ एच अमाउंट की हीट ही दे रहा है। मतलब समझ लो, नेट हीटर ले लो दोनों का या कैटल, मतलब अगर नेट निकालोगे दोनों का तो वो भी उतनी हीट देगा जितनी वो इंडिविजुअल देंगे। तो ये अजम्पशन आप एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे टाइम, लेकिन उसको अलग लग रहा होगा कुछ टी नेट टाइम, टी नेट अपॉन एच, T1 अपॉन एच प्लस T2 अपॉन एच। एच से एच हट जाएगा, काट दोगे तो अपन यहाँ पे एच को सेम ही लेके चलते हैं सबके लिए। तो इट्स अजम्पशन आपको याद रखनी है। मैं चेक कर लेता हूँ ये ना टी नेट आ गया आपको T1 प्लस T2 सीरीज के लिए। जैसे यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ ना, देखो वी आर टेकिंग हीट एच एमिटेड बाय इंडिविजुअल हीटर्स भी सेम, तो अपन इंडिविजुअल के लिए सेम दे रहे हैं। वो बात अलग, क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक केटल कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर, तो ऐसे भी समझ सकते हो भाई कि जो एक ही केटल में ऐसे समझ सकते हो भाई उनमें कुछ मैकेनिज्म होता हो, उनमें रजिस्टर्स होते होंगे जो सीरीज या पैरेलल में लगेंगे। बाकी अगर समझने के लिए खैर वो तो मैंने बोल दिया कि हीटर लगे हुए ये लगा हुआ है, बट रियल में क्या होता है, रियल में इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ऐसे कुछ हम कनेक्ट नहीं भी करें तो उसके अंदर क्या रहता है, पहले से रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रिक केटल में अगर 2 रजिस्टर है R1 और R2, अगर R1 को ही मैं सिर्फ यूज करूं तो 3 मिनट लेगा। If R2 is used, it makes 5 minutes to T. How much time will it take to make T if R1 and R2 are used by connecting them in series and parallel? मतलब उन्होंने दो नहीं किया, उन्होंने कहा एक ही हीटर में 2 रजिस्टर है, अगर उन दोनों का आपने सीरीज में यूज कर रहे हो। अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, पर यहाँ पे उसको आप ऐसे ही समझ के चल सकते हो कि हमने दो को सीरीज में ले लिया, 2 हीटर को या 2 केटल को पैरेलल में ले लिया, वैसे समझ सकते हो। तो उन्होंने हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टी इफ R1 and R2 are used by connecting them in series। तो ये कह सकते हो 2 हीटर को या 2 केटल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो वैसे ही समझ सकते हो। और हीट सबकी सेम रहेगी। तो आपको जैसे सीरीज में पुट करोगे दोनों रजिस्टर को, तो दोनों के इंडिविजुअल, जैसे उन्होंने कहा दिया कि जब एक को यूज करे तो 5 मिनट लग रहे हैं, दूसरे को यूज कर रहे हैं तो एक को देखो, पहले वाले को अगर R1 से ले रहे हो 3 मिनट लग रहे हैं, R2 लोगे तो 5 मिनट, तो अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे टोटल 8 मिनट लग जाएंगे। तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक, यही आप कनेक्शन पैरेलल में कर दो, उसमें होता है P नेट होता है मेरा P1 प्लस P2, सेम फॉर्मूला लगा लो पावर का हीट। अब यहाँ पे भी नेट हीटर, जो आपका नेट हीटर या जो भी केटल है उसका भी आप हीट एच ही लोगे, लेकिन वो कुछ टी टाइम में निकाल रहा होगा वो, इधर सबकी इंडिविजुअल टाइम को, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रहेगा। हीट सबकी कट जाएगी, 1/T नेट आ जाएगा आपका 1/T1 प्लस 1/T। फिर उन्होंने बोल दिया जब वेन, ये किसके लिए आया है, दूसरा वाला आया पैरेलल के लिए। पैरेलल उन्होंने बोला अगर एक 3 ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है, तो 1/3 प्लस 1/5 कर दोगे और उसको रिवर्स कर दोगे, तो दोनों का नेट टाइम दूसरे केस के लिए आ जाएगा। ये हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कुछ बचा है कि अपन चैप्टर को करना फिर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे भी फिर वही बात लिखी हुई है कि जो भी बर्डन होगा वो हीट एनर्जी में जाएगा, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये कुछ बाकी तो चलो ठीक है। अपन हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनली आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो काफी बड़ा चैप्टर था, हमने अच्छे से इसको बड़ा डिटेल में और कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। सो जैसे कुछ आरसी सर्किट वगैरह वाले टॉपिक है वो मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ, बट वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और भी जो मतलब ज्यादा मैंने कुछ जो सिलेबस में ज्यादा नहीं पूछा जाता वो मैंने नहीं बताया, और वैसे भी यार वन शॉट है तो मैं जितना करा पाया, बट मैंने कुछ ऐसी चीजें स्किप करी है जो ज्यादातर सिलेबस में नहीं पूछी जाती। ठीक है, बाकी मेजोरिटी समझो 99% या 99.99% अपने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कैसा लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन लगा, सब कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।